शरीर द्रव्य में क्या क्या आते हैं, रुधिर आता है और आपका लसिका आता है। रुधिर की जब बेटा हम बात करेंगे तो उसके अंदर हम बात करेंगे प्लाज्मा और संगठित पदार्थ की। तो हम ये बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन 12 से 16 ग्राम पर सेंट, मतलब पर सेंट, सेंट मतलब 100, तो 100 ml रक्त में बेटा आपका लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यदि आपका रक्त समूह है ए, तो आपके प्लाज्मा में प्रतिरक्षी होगा एंटी बी, निलय से बी ऑक्सीजनित और ऑक्सीजनित, यानी कि दोनों तरीके का रक्त मिलकर के बाहर निकलता है। ठीक है, हेलो जी, नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे। मैं डॉक्टर प्रियंका मिश्रा आपकी अपनी जूलॉजी फैकल्टी लेकर के आई हूँ इस माइंड मैप सीरीज में। मानव कार्यकी का अगला अध्याय जो है आपका शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। क्विक रिवीजन होता है। कोशिश हमारी ये होती है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को आपको डिटेल में समझा दें। सब कुछ वैसे पढ़ा हुआ होता है, एक तरीके से रिवीजन सीरीज होती है। और इसको गो थ्रू करने के बाद, अच्छा जिसको लगता है ये चैप्टर उनको पूरा बहुत अच्छे से आता है, तो आप इसको 1.5x स्पीड, 1.75x स्पीड या फिर आप 2x स्पीड में भी देख सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल हमारा जो मकसद है वो सिर्फ इतना कि क्विक रिवीजन आपका इस चैप्टर का हो जाए। और इस माइंड मैप सीरीज को गो थ्रू करने के बाद आप प्लीज क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। यस, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे होता क्या है आपका शरीर द्रव्य। ठीक है, शरीर द्रव्य में क्या क्या आते हैं, रुधिर आता है और आपका लसिका आता है। रुधिर की जब बेटा हम बात करेंगे तो उसके अंदर हम बात करेंगे प्लाज्मा और संगठित पदार्थ की। फिर बेटा हम रुधिर के अंदर ही बात करेंगे कि किस तरीके से रक्त समूह होते हैं, किस तरीके से ब्लड कोएगुलेशन यानी कि रक्त का थक्का बनता है। फिर हम बात करेंगे लसिका की। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे परिसंचरण पथ की। परिसंचरण पथ में ही हम अंदर बात करेंगे मानव परिसंचरण तंत्र की, जिसमें हम मानव हृदय को डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें कौन सा नोडल ऊतक होता है, कैसे वो काम करता है, फिर हृदय निकास, हृदय आपका प्रवाह आयतन, इन सब की हम बात करेंगे। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे द्विपरिसंचरण की, यानी कि डबल सर्कुलेशन की। डबल सर्कुलेशन से पहले हम बेटा आपका हृदय चक्र भी डिस्कस कर लेंगे और आपका ईसीजी भी डिस्कस कर लेंगे। फिर हम बात करेंगे हृदय क्रिया का नियमन कैसे होता है। ठीक है, हृदय क्रिया के नियमन में कौन से हार्मोन रोल प्ले करते हैं, किस तरीके से आपकी तंत्रिका तंत्र का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और लास्ट में बेटा हम बात करेंगे परिसंचरण संबंधी रोगों की। ठीक है, कौन से ऐसे रोग हैं जो आपके परिसंचरण तंत्र से संबंधित हैं। तो शुरू करते हैं बेटा परिचय भाग से। तो परिचय में बेटा आता है आपका शरीर द्रव्य के अंदर क्या क्या आएगा, हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से द्रव्य हैं, कौन कौन से फ्लूइड्स हैं। तो इसमें आता है बेटा आपका रुधिर या रक्त, और दो बेटा जिसको हम बोलेंगे ब्लड। दूसरा बेटा इसके अंदर आता है आपका लसिका, जिसे हम बोलते हैं लिम्फ। ठीक है, तो ये दोनों बेटा आते हैं आपके शरीर द्रव्य में, और इनको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। ज़्यादा डिटेल में तो वैसे हमें रक्त के बारे में पढ़ना है, लसिका के बारे में नहीं पढ़ना है। बात करें रुधिर की, तो बेटा रुधिर जो होता है ये आपके एक, हम ऐसे बात करेंगे कि एक सामान्य जो वयस्क है, एक स्वस्थ वयस्क जो है, उसके शरीर में लगभग 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। ठीक है, इस रुधिर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो बेटा इसके अंदर होता है प्लाज्मा, और दूसरा इसके अंदर होते हैं संगठित पदार्थ। ठीक है, प्लाज्मा और दूसरा इसके अंदर होता है आपका संगठित पदार्थ। तो अगर हम बेटा एक एक करके इन दोनों को डिटेल में पढ़ें, तो प्लाज्मा में क्या आता है। प्लाज्मा सबसे पहले तो बेटा इसको हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा बेटा सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो आपके रुधिर का 55% भाग बनाता है। क्या बनाता है बेटा, ये आपके रुधिर का, कुल रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है। वहीं संगठित पदार्थ कुल रुधिर का मात्र 45% भाग बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम प्लाज्मा के बारे में अगर डिटेल में बात करें बेटा, तो ये एक स्ट्रॉ कलर का, मतलब बहुत ही हल्के पीले रंग का द्रव्य होता है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ मेन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये आपका हल्के पीले रंग का द्रव्य होता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा बेटा अगर हम बात करें इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो प्लाज्मा में 90 से 92% तो केवल और केवल आपका जल होता है, यानी कि पानी होता है। इसके अलावा बेटा इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ की अगर मैं बात करूं तो इसमें 6 से 8% बेटा प्रोटीन होते हैं, जिनको हम प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं। यहाँ से आपके नीट में क्वेश्चन आता है कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। तो एक तो बेटा इसमें होता है एल्ब्यूमिन। ठीक है, एक तो इसमें होता है एल्ब्यूमिन। दूसरा बेटा इसके अंदर होता है आपका ग्लोबुलिन। क्या होता है दूसरा इसमें आपका, ग्लोबुलिन।
और तीसरा बेटा इसमें होता है आपका फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन। तीसरा आपका फाइब्रिनोजेन है, फाइब्रिनोजेन के साथ साथ फाइब्रिनोजेन, और फाइब्रिनोजेन के साथ साथ आप एक और यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, वो है आपका प्रोथ्रोम्बिन। और इन दोनों का जो काम होता है वो एक ही होता है, और वो क्या होता है बेटा, ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। इनके अगर हम काम की बात करें कि ये करते क्या हैं बेटा, तो ये दोनों आपके रक्त स्कंदक कारक हैं। यस, ये आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। जो आपका एल्बुमिन है, ये बेटा आपके रक्त में जो परासरणी दाब होता है उसका नियमन करता है। ठीक है, रक्त परासरणी दाब का नियमन करता है, परासरणी दाब नियमन। और जो आपका ग्लोबुलिन होता है बेटा, ये आपको रक्षा या आपके कह सकते हैं आपके डिफेंस में हेल्प करता है, मतलब बॉडी में ये आपके प्रतिरक्षा तंत्र का भाग बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। तो ये हो गए बेटा आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स, और यहाँ से आपके नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार नहीं कई बार आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मा में और क्या पाया जाता है, तो इसके अलावा प्लाज्मा में कुछ अकार्बनिक पदार्थ यानी कि आयंस पाए जाते हैं। क्या क्या आयंस पाए जाते हैं, सोडियम आयन पाया जाता है, आपका कैल्शियम आयन पाया जाता है, आपका पोटेशियम आयन पाया जाता है, मैग्नीशियम आयन पाया जाता है, यहाँ पर आपका क्लोराइड आयन पाया जाता है, बाइकार्बोनेट आयन पाया जाता है, आपका हाइड्रोजन आयन पाया जाता है आदि। ठीक है, ये सारे के सारे आयंस भी आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, और आपके प्लाज्मा में कई सारे रक्त स्कंदक कारक पाए जाते हैं। ठीक है, दो तो हमने यहाँ पर बता दिए हैं, लेकिन और भी कई सारे आपके प्लाज्मा में रक्त स्कंदक कारक पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा से पहला क्वेश्चन बेटा प्लाज्मा प्रोटीन से बनता है। दूसरा क्वेश्चन बेटा यहाँ से जो बनता है वो बनता है आपका सीरम क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम प्लाज्मा में से ये स्कंदक कारक को माइनस कर दें, ठीक है, प्लाज्मा माइनस स्कंदक कारक, ये बेटा बनाते हैं आपका सीरम। ठीक है, ये भी आपके नीट में आ चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्लाज्मा में केवल आपको इतना पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, संगठित पदार्थ की बात करें तो संगठित पदार्थ में तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है आपका आरबीसीस, जिनको हम बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। इसमें आती हैं आपकी डब्ल्यूबीसीस, श्वेत रुधिर कणिकाएं। और बेटा इसमें आते हैं आपके थक्काणु, जिनको हम प्लेटलेट्स भी बोलते हैं या थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, एरिथ्रो का मतलब होता है लाल। ठीक है, श्वेत रुधिर कणिकाओं को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और थक्काणु को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में आपको कुछ छोटी छोटी सी बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए, और वो ये बेटा कि जो आपके आरबीसीज होते हैं ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं बेटा, तो ये 5 से 5.5 मिलियन है ना प्रति mm³ रक्त में। वहीं आपके डब्ल्यूबीसीज बेटा 6000 से 8000 प्रति mm³ रक्त में। और जो आपके थक्काणु होते हैं ये बेटा 1.5 से 3.5 लाख प्रति mm³ रक्त में। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। आरबीसी के बारे में बेटा एक और चीज बताई गई है कि इनका जो जीवन काल होता है ये 120 दिन का होता है। ठीक है, वहीं डब्ल्यूबीसी और थक्काणु जो होते हैं इनके बारे में इनका जीवन काल एनसीईआरटी ने नहीं बोला है, इसने सिर्फ इतना बोला है कि बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ठीक है, आपके डब्ल्यूबीसी कुछ दिन से लेकर के महीने भर चल जाते हैं, कुछ ऐसे भी डब्ल्यूबीसी हैं जो सालों भर चलते हैं। ठीक है, लेकिन वो नहीं पढ़ना है आपको फिलहाल। थक्काणु बेटा हफ्ते भर इनका जीवन काल होता है। ठीक है, हफ्ते भर की जिंदगी लेकर के आते हैं। इसके बाद बेटा अगर हम और बात करें आपके आरबीसीज लाल क्यों होते हैं, तो ये लाल होते हैं बेटा क्योंकि इनके अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक पाया जाता है। और ये हीमोग्लोबिन कितना होता है बेटा, तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है 100 मिलीलीटर रक्त में। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन 12 से 16 ग्राम परसेंट, मतलब परसेंट, सेंट मतलब 100, तो 100 ml रक्त में बेटा आपका लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और यही हीमोग्लोबिन है बेटा जो कि गैसों के परिवहन में प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, इसका काम होता है गैसों का परिवहन।
इसके अलावा आरबीसीज बनते कहाँ हैं, तो इनका निर्माण बेटा जो होता है वो लंबी अस्थि की मज्जा में होता है। वैसे तो एनसीईआरटी ने केवल अस्थि मज्जा लिखा है, लेकिन लंबी अस्थियों की मज्जा में बेटा रेड बोन मैरो में, बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स में इसका निर्माण होता है। और बेटा जो प्लीहा होता है जिसको हम स्प्लीन बोलते हैं, स्प्लीन में जाकर के बेटा ये टूट जाती हैं, तो इसको हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। ठीक है, तो आरबीसी के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। अब डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं बेटा, ये डब्ल्यूबीसीज दो तरीके के होते हैं। ठीक है, ऐसे डब्ल्यूबीसीज जिनके कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कण उपस्थित हैं, जिनको हम बोलते हैं कणिकाणु, या कणिका सहित एक जिनमें कणिकाणु नहीं होते हैं, कण नहीं होते, उनको हम बोलते हैं कणिका रहित एग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसीज आपके दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके कणिकाणु या ग्रैनुलोसाइट्स, और दूसरे होते हैं आपके बेटा अकणिकाणु या एग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, इनके क्या काम होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनको हमने कणिकाणु अकणिकाणु क्यों बोला बेटा, क्योंकि इनके कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जबकि अकणिकाणु के कोशिका द्रव्य में कण नहीं पाए जाते, एकदम क्लियर कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, कणिकाणु आपके तीन प्रकार के होते हैं, आपके न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, और अकणिकाणु आपके दो प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स यानी कि लसिकाणु। क्विक रिवीजन है इसलिए शॉर्ट में लिख रही हूँ, लेकिन फिर भी आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा और लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गए आपके न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, इनको हम लसिकाणु बोलते हैं। ठीक है, लसिकाणु बेटा आपके दो प्रकार के होते हैं, बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं, इनको हम बी सेल्स और टी सेल्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर बहुत छोटी सी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है। सबसे पहले तो आपको इनकी परसेंटेज पता होनी चाहिए कि कुल डब्ल्यूबीसीज जो हैं आपके, इनमें सबसे ज्यादा आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा आपके, 60 से 65% आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं, 2 से 3% आपके इओसिनोफिल्स होते हैं, सबसे कम आपके बेसोफिल्स होते हैं आधे से 1%, मोनोसाइट्स आपके 6 से 8% होते हैं, और लिम्फोसाइट्स बेटा आपके 20 से 25% होते हैं। ठीक है, आपको ये परसेंटेज पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा आपके न्यूट्रोफिल्स, सबसे कम आपके बेसोफिल्स। अब इनके काम क्या होते हैं बेटा, तो आपके जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं इनका काम होता है, भक्षाणु कोशिकाएं होती हैं, जो भी बाहर की कोई जीव इनको दिख गया, कोई बाहरी चीज दिख गई, उसको भक्षण कर लेते हैं, खा जाते हैं। आपके मोनोसाइट्स भी बेटा भक्षाणु होते हैं, ये दोनों आपके फैगोसिटिक नेचर के होते हैं, कुछ भी इनको दिखेगा तो उसको खा जाएंगे। ठीक है, बेसोफिल्स जो होते हैं बेटा, यहाँ से 3 रसायन स्रावित होते हैं, कौन कौन से, हिस्टामीन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। और इनका जो बेटा मुख्य काम होता है, ये आपके शोथ प्रक्रियाओं में या शोथ प्रतिक्रियाएं जो होती हैं आपकी, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस जो होती हैं बेटा, उसमें ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। वहीं आपके इओसिनोफिल्स बेटा, एक तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती हैं, प्रतिशोधकारी इनकी क्रिया होती है, साथ ही साथ बेटा जो एलर्जी अभिक्रियाएं होती हैं उसके लिए भी ये इओसिनोफिल्स ही मुख्य भूमिका निभाते हैं उसमें। लसिकाणु की बेटा अगर हम बात करें तो ये आपका प्रतिरक्षा तंत्र बनाते हैं। ठीक है, ये प्रतिरक्षी निर्माण करते हैं, एंटीबॉडीज निर्माण करते हैं, जिसके चलते ये आपके शरीर को बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। दो तरीके के ये बेटा कोशिकाएं होती हैं, बी लसिकाणु और टी लसिकाणु, और यही बेटा आपके लसिकाणु आपके प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं। ठीक है, इतना पढ़ना है आपको डब्ल्यूबीसीज के बारे में। थक्काणु या प्लेटलेट्स के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो ये जो आपके थक्काणु होते हैं इनका हमने काउंट देख लिया, 1.5 से 3.5 लाख होते हैं। ये वास्तविक कोशिकाएं नहीं है, ये आपके मेगा कैरियोसाइट के टुकड़े होते हैं, पहली चीज। ठीक है, इनका जो मुख्य काम होता है, इनका काम होता है गैसों का परिवहन, इनका काम हमने दिखाई दिया। इनका बेटा जो मुख्य काम होता है वो होता है रक्त स्कंदन में मदद करना। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में बेटा इनकी भूमिका होती है। इसकी कमी से क्या होगा बेटा, अगर थक्काणु की आपके शरीर में कमी आ जाए
तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, शरीर में जो अगर कहीं चोट लग जाए तो ब्लड बहता ही रहेगा, क्योंकि थक्का ही नहीं बनेगा तो ब्लड रुकेगा कैसे। ठीक है, तो इसकी कमी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। आरबीसी में थोड़ी चीज एक और बता देती हूँ कि हमारे जो आरबीसी होते हैं बेटा वो केंद्रक विहीन होते हैं। कैसे होते हैं? उनमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक विहीन होते हैं। साथ ही साथ बेटा उभयावतल होते हैं, बाइकॉनकेव आकार के होते हैं। ठीक है, उभयावतल बाइकॉनकेव होते हैं। ठीक है, इनमें केंद्रक नहीं होता और ये उभयावतल होते हैं। क्यों होते हैं ऐसे बेटा? ताकि ये ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को समा सके। जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतना ज्यादा बेटा ये गैसों का परिवहन कर पाएंगे। ठीक है, डन है यहाँ तक? एनसीईआरटी हमने पूरी कवर कर ली। चलिए, इसके बाद बेटा हम बात करते हैं आपके रक्त समूह की। रक्त समूह आपको दो प्रकार के पढ़ने हैं। पहला आपको पढ़ना है एबीओ रक्त समूह, दूसरा आपको पढ़ना है बेटा आरएच रक्त समूह। फिलहाल हम बात करते हैं एबीओ की। हम किसी भी व्यक्ति का रक्त समूह कौन सा है, ए है, बी है, ए बी है या ओ है, इसके हिसाब से आपके चार रक्त समूह हो सकते हैं। ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है या ओ। चार रक्त समूह हो सकते हैं, पर किसका कौन सा रक्त समूह होगा हम कैसे डिसाइड करेंगे बेटा? ये हम डिसाइड करते हैं आरबीसी की सतह पर प्रतिजन कौन सा है। ठीक है, तो आरबीसी की सतह पर प्रतिजन बेटा जो भी होगा वो ही किसी भी व्यक्ति का रक्त समूह होगा। यदि किसी आरबीसी की सतह पर प्रतिजन है ए, रक्त समूह हो जाएगा ए। प्रतिजन है बी, रक्त समूह हो जाएगा बी। दोनों प्रतिजन है ए और बी तो रक्त समूह हो जाएगा ए बी। और अगर कोई प्रतिजन नहीं है तो रक्त समूह हो जाएगा आपका ओ। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमने देखा कि प्रतिजन कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी सतह पर। कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी सतह पर। वहीं बेटा एक होते हैं प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी प्रोटीन होते हैं और ये बेटा कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके प्लाज्मा में। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति का कौन सा रक्त समूह होगा बेटा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? उसका रक्त समूह है ए, आरबीसी की सतह पर प्रतिजन होगा बी। रक्त समूह है बी, आरबीसी की सतह पर प्रतिजन होगा बी। रक्त समूह है ए बी, आरबीसी की सतह पर दोनों प्रतिजन होंगे। और अगर रक्त समूह है ओ, मतलब उसकी आरबीसी की सतह पर कोई प्रतिजन नहीं है। ठीक है, प्लाज्मा में प्रतिरक्षी होते हैं। प्रतिरक्षी बेटा जो भी उसका अपना प्रतिजन है, और ये नेचुरली पाए जाते हैं ना, ये प्राकृतिक रूप से किसी भी व्यक्ति के रक्त के प्लाज्मा में पाए जाते हैं प्रतिरक्षी। यदि आपका रक्त समूह है ए तो आपके प्लाज्मा में प्रतिरक्षी होगा एंटी बी। ए का दुश्मन नहीं होगा ना, ये बी का दुश्मन होगा। रक्त समूह है बी तो प्लाज्मा में प्रतिजन होगा, प्रतिरक्षी होगा एंटी ए। और अगर रक्त समूह है ए बी तो प्लाज्मा में कोई प्रतिरक्षी नहीं होगा। रक्त समूह है ओ तो प्लाज्मा में प्रतिरक्षी होगा एंटी ए और एंटी बी। यहां तक समझ में आया? अब इंपॉर्टेंट है बेटा कि कौन से रक्त समूह वाला किससे रक्त ले सकता है और किसको रक्त दे सकता है। तो रक्त ले सकता है, किससे ले सकता है बेटा? जो ए रक्त समूह वाला व्यक्ति है ये ए वाले से रक्त ले सकता है, क्योंकि ए वाले की आरबीसी की सतह पर प्रतिजन कौन सा होगा? ए। तो एंटी ए उसको नहीं मार पाए, एंटी बी उसको नहीं मार पाएगा। और बेटा ये ओ जिसका रक्त समूह होगा उससे रक्त दे सकता है, क्योंकि ओ जिसका रक्त समूह होगा उसकी आरबीसी की सतह पर कोई प्रतिजन नहीं है। ठीक है, तो प्रतिरक्षी किसी को हमला कर ही नहीं पाएगा। जो बी रक्त समूह वाला व्यक्ति है बेटा ये बी वाले से रक्त ले सकता है और ओ वाले से रक्त ले सकता है, क्योंकि इसके पास प्रतिरक्षी है एंटी ए, तो ये ए वाले से नहीं ले सकता और ए बी वाले से भी नहीं ले सकता है रक्त। जिसका रक्त समूह है ए बी बेटा वो ए बी वाले से ले सकता है। ठीक है, इसके पास कोई प्रतिरक्षी नहीं है ना, तो ये सबसे ले सकता है। ए बी वाले से ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। वहीं बेटा जिसका रक्त समूह है ओ, क्योंकि इसके प्लाज्मा में सारे प्रतिरक्षी, ये ए को भी मारेगा बी को भी मारेगा, ए बी को तो मारेगा ही, ए और बी दोनों मिलके मारेंगे, तो ये केवल ओ से ले सकता है। ठीक है, डन। चलिए अब बेटा आगे बढ़ते हैं। इसके हिसाब से आपकी एनसीईआरटी कहती है कि सर्वग्राही कौन सा है? जो सबसे रक्त ले सकता है वो है आपका ए बी रक्त समूह। और सर्वदाता कौन सा है? जो सबको रक्त दे सकता है बेटा वो है आपका ओ। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? यस,
डन, यहां तक सभी को क्लियर है। ये हो गया बेटा आपका एबीओ रक्त समूह। अब हम बात करेंगे आपके आरएच रक्त समूह की। तो आरएच रक्त समूह के हिसाब से बेटा ये मैंने आपको बना के बताई दिया है, ठीक है। आरएच रक्त समूह में ये देखेंगे हम कि आरबीसी की सतह पर एक और प्रतिजन होता है जिसको हम बेटा डी या आरएच प्रतिजन कहेंगे। और आरएच प्रतिजन ऐसा देखा गया है कि मानव की जो भी जनसंख्या है उसमें 80% पॉपुलेशन ऐसी है जिसमें आरएच प्रतिजन उपस्थित है। तो ये कैसे हुए, आरएच पॉजिटिव। वहीं केवल 20% ऐसे हैं जिनके पास आरएच प्रतिजन नहीं है, तो ये होंगे आपके आरएच निगेटिव, ठीक है। अब आरएच प्रतिजन नहीं होने और होने से क्या फर्क पड़ता है, तो यहां पर बेटा आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति जो आरएच निगेटिव हैं, ठीक है। अब आरएच पॉजिटिव और निगेटिव की अगर हम बात करें तो आरएच, जैसे हमने देखा कि ए बी और ओ में हमने देखा कि प्राकृतिक प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। आरएच के केस में बेटा प्राकृतिक प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं। आरएच के केस में प्रतिरक्षी बनता है जब वो आरएच प्रतिजन से मिलता है तब। ये तो जो आपका आरएच प्रतिरक्षी है बेटा, ये प्राकृतिक रूप से आपके रक्त में नहीं पाया जाता, ये आरएच प्रतिजन से मिलने के बाद ही बनता है, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब ऐसा देखा गया, यहां पर एक स्पेशल केस पढ़ना जरूरी है कि यदि किसी कपल में, किसी दंपति में अगर नर आरएच पॉजिटिव है और मादा आरएच निगेटिव है, ठीक है, लिख देती हूं मैं यहाँ पे, मादा आरएच निगेटिव है और नर आरएच पॉजिटिव है, तो इस केस में एक स्पेशल केस देखने को मिल सकता है। और वो बेटा केस है अपना गर्भ रक्ताणु कोरकता, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस। अब इसका मतलब क्या है पहले बेटा हम वो समझ लेते हैं। मतलब गर्भ में पल रहे जो फीटस, ठीक है, एरिथ्रो आरबीसीज, ब्लास्ट मतलब फटना, फीटस यानी भ्रूण में, जो आपका भ्रूण है जो माँ के गर्भ में है, ठीक है। तो गर्भ रक्ताणु कोरकता में क्या होता है कि माँ की कोख में पल रहे बच्चे के आरबीसीज फटने लग जाते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको, यस। तो यहां पर एक जो केस है बेटा उसमें ऐसा देखने को मिलता है कि जब कभी भी कोई ऐसा दंपति जहां पर फीमेल आरएच निगेटिव है, मेल आरएच पॉजिटिव है, उस कंडीशन में बेटा जब पहला बच्चा इनका होगा, जब इस मदर के गर्भ में, इस माँ के गर्भ में बेटा जब पहला बच्चा पल रहा होगा, उस समय पर बाहर माँ का रक्त, अंदर बच्चे का रक्त आरएच पॉजिटिव, बच्चा कैसा है आरएच पॉजिटिव, ठीक है। आरएच पॉजिटिव होने की बच्चे की संभावना काफी होगी। माँ कैसी है बेटा आरएच निगेटिव। अब माँ को नहीं पता आरएच एंटीजन क्या होता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से आरएच प्रतिरक्षी माँ मतलब किसी के भी प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। तो पहला जो गर्भ धारण किया है माँ ने, पहले गर्भ धारण के समय पे कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि माँ का रक्त बच्चे के रक्त से मिलेगा नहीं, ठीक है, मिलेगा भी तो माँ के रक्त में ऐसा कुछ प्रतिरक्षी नहीं है, ठीक है। तो पहली डिलीवरी तो सामान्य हो जाएगी, इसका प्रसव जो होगा वो सामान्य हो जाएगा, ठीक है। ये पहले बच्चे के केस में है, ठीक है, ये पहले बच्चे के केस में। लेकिन डिलीवरी के समय पे पूरी संभावना है कि किसी तरीके से संभावना है कि माँ और बच्चे का रक्त कांटेक्ट में आ जाए। और अगर माँ और बच्चे का रक्त कांटेक्ट में आ गया प्रसव के दौरान, तो माँ का रक्त देखेगा कि ओहो ये तो कुछ आरएच नाम का प्रतिरक्षी है जो इसके लिए बाहर है, मतलब बाहरी चीज है। और उस आरएच प्रतिरक्षी के विपरीत में या उसके विरोध में माँ के रक्त के अंदर आरएच प्रतिरक्षी बनेगा और दूसरे या अगले जितने भी बच्चे होंगे उस कंडीशन में जब माँ के गर्भ में ये बच्चा, अगला बच्चा पल रहा होगा, उस समय पर बेटा पूरी संभावना है कि माँ के रक्त से आरएच प्रतिरक्षी या प्रति आरएच प्रतिरक्षी जो है वो बच्चे में जाए
और अगर बच्चे का RH प्रतिजन कहाँ पर उपस्थित है, RBC की सतह पर, माँ के प्लाज्मा में उपस्थित प्रति RH जो प्रतिरक्षी है, एंटी RH जो प्रतिरक्षी है, वो अगर बच्चे के पास जाता है तो ये एंटी RH प्रतिरक्षी RH प्रतिजन को मारेगा। और उस कंडीशन में जब ये एंटी RH प्रतिरक्षी RH प्रतिजन को मारेगा, मतलब ये RBC की सतह पर उपस्थित, RBC की सतह पर उपस्थित RH पे अटैक करेगा ना, मतलब ये जो आपके RBCs हैं उनको रप्चर कर देगा, मतलब RBCs जो हैं भ्रूण की वो फटने लग जाएंगी। ठीक है, और भ्रूण की RBC की फटने के कारण बेटा क्या हो सकता है, भ्रूण के RBC के फटने के कारण उस बच्चे में RBC की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, और इसी को बेटा हम बोलते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। इस कंडीशन में जो बच्चा होता है उसमें गंभीर अरक्तता यानी कि सीवियर अनीमिया और जॉन्डिस मतलब कि पीलिया देखने को मिलती है, जिसके चलते बेटा ये बच्चा गर्भ में या जन्म के पश्चात मर सकता है। ठीक है, तो ये RH इनकम्पैटिबिलिटी का एक स्पेशल केस देखा जा सकता है, उस केस में जहां पर माँ RH निगेटिव है और जो पिता है बच्चे का वो RH पॉजिटिव है। ठीक है, पहली डिलीवरी सामान्य होगी, पहली डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, दूसरे या उसके बाद की जो भी डिलीवरीज होंगी उनमें कॉम्प्लिकेशन आएगा। अब इससे मैम बचा नहीं जा सकता, बिल्कुल बचा जा सकता है। जन्म होते ही, बच्चे का जन्म होते ही प्रसव के तुरंत बाद हम एक रोगम नाम का बेटा, जिसको हम NTDB बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं NTRH, है ना, प्रतिरक्षी हम माँ को इंजेक्ट करते हैं, हम माँ को रोगम का इंजेक्शन देते हैं, जिसके चलते जो भी RH प्रतिजन माँ के रक्त में बच्चे के पहुंचे हैं ये उसको खत्म कर देता है। ठीक है, जिसके चलते माँ किसी RH को मिलती नहीं है तो वो उसके विपरीत कोई प्रतिरक्षी भी नहीं बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपके नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस में क्या होता है बेटा, ये गंभीर अरक्तता और पीलिया के चलते बच्चे की मृत्यु हो सकती है। किस कंडीशन में आपको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस देखने को मिलेगा, गर्भ रक्ताणु कोरकता किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, तो केवल एक कंडीशन में, माँ और पिता दोनों RH निगेटिव है कोई दिक्कत नहीं है, माँ और पिता दोनों RH पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं है, पिता RH निगेटिव माँ RH पॉजिटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं, केवल एक कंडीशन में आपको गर्भ रक्ताणु कोरकता देखने को मिलेगा, यदि माँ RH निगेटिव और पिता RH पॉजिटिव है तो। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है आपका रक्त स्कंदन। रक्त स्कंदन देखो चोट लगने पर होता है। ठीक है, जब कभी भी आपका खून निकलेगा तब होता है, खून को रोकने के लिए होता है। ठीक है, अब रक्त स्कंदन के लिए देखो, जब कभी भी चोट लगती है तो चोट लगने पर बेटा, जब कभी भी कोई चोट लगती है तो चोट लगने पर एक तो आपका जो ऊतक है बेटा, जहां पर चोट लगी है उस ऊतक से कुछ कारक निकलते हैं, दूसरा बेटा आपके रक्त के प्लाज्मा में कुछ कारक होते हैं, साथ ही साथ बेटा आपके जो थक्काणु होते हैं, ठीक है, जो आपके प्लेटलेट्स हैं, जो आपके थक्काणु कोशिकाएं हैं, ये भी बेटा प्लाज्मा में उपस्थित कारकों को सक्रिय करने में मदद करता है। अब हम ये बोलेंगे कि सामान्य अवस्था में हमारे शरीर में रक्त जमता क्यों नहीं है, क्योंकि ये सभी कारक बेटा निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, इनको समय अनुसार चोट लगने पर ही ये सक्रिय किए जाते हैं और ये एक एक करके सारे सक्रिय किए जाते हैं। इसको बेटा हम सोपानी प्रक्रम बोलते हैं, यानी कि कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। सोपानी प्रक्रम मतलब पहले एक कारक सक्रिय होगा, वो सक्रिय कारक अगले को सक्रिय करेगा, वो कारक अगले को सक्रिय करेगा, तो ऐसा नहीं है कि एक कोई भी कारक आती सारे एक साथ सक्रिय हो जाएंगे, नहीं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बेटा कारक सक्रिय होते हैं, इसको हम सोपानी प्रक्रम बोलते हैं। होता क्या है देखो, जहां आपका थक्का बनता है, रक्त का थक्का बनता कैसे है, ठीक है, जो स्कंदन होता है या जो स्कंदक बनता है वो कैसे बनता है, यहाँ पर बेटा आपके कुछ फाइब्रिन, फाइब्रिन क्या होते हैं बेटा, फाइब्रिन पतले पतले छोटे छोटे रेशे होते हैं, ये फाइब्रिन बेटा कुछ मृत जो संगठित पदार्थ या कोशिकाएं हैं बेटा, इन कोशिकाओं के साथ मिलकर के आपका थक्का बनाती है, पहली चीज तो। ठीक है, अब ये फाइब्रिन कैसे बनता है बेटा, तो ये फाइब्रिन आपके
रक्त स्कंदक कारक फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन के सक्रिय होने से बनता है। ठीक है, फाइब्रिनोजेन बेटा एक निष्क्रिय कारक है और ये सक्रिय होकर के बनाता है आपका फाइब्रिन। ठीक है, अब इसको सक्रिय करने के लिए क्या चाहिए, तो फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन बनाने के लिए हमें चाहिए थ्रोम्बिन। क्या चाहिए हमें बेटा, इसके लिए हमें चाहिए थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन कहाँ से बना, तो थ्रोम्बिन बेटा आपका एक प्रोथ्रोम्बिन करके कारक होता है जो हमने पढ़ा भी था। प्रोथ्रोम्बिन बेटा जो कि एक निष्क्रिय कारक है, इस निष्क्रिय को सक्रिय कौन करता है, सक्रिय होकर के बेटा ये बनाता है थ्रोम्बिन। लेकिन इस निष्क्रिय को सक्रिय किया किसने बेटा, तो इसको सक्रिय करने के लिए जरूरी था आपका थ्रोम्बोकाइनेज। ये थ्रोम्बोकाइनेज एक कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, और ये थ्रोम्बोकाइनेज कैसे बनता है, तो हमारे प्लाज्मा में 13 स्कंदक कारक होते हैं। ठीक है, जो एक 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 करके सक्रिय होते हैं और फिर एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम थ्रोम्बोकाइनेज बोलते हैं। ये थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करके थ्रोम्बिन बनाता है, ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को सक्रिय करके फाइब्रिन बनाता है, ये फाइब्रिन कुछ मृत कोशिकाओं के साथ मिलकर के बेटा रक्त का थक्का बनाते हैं, स्कंदन बनाते हैं, जो क्लॉट बनता है वो बनाते हैं। ठीक है, अब इस पूरी प्रक्रिया में कैल्शियम आयन की बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका है। कैल्शियम आयन यहाँ पर चाहिए, कैल्शियम आयन की कमी से स्कंदन में दिक्कत होगी। और विटामिन के बेटा चाहिए, अगर विटामिन के नहीं होगा तो कहीं ना कहीं प्रोथ्रोम्बिन निर्माण में ही दिक्कत आएगी। प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो आगे की प्रक्रिया भी नहीं होगी, समझे या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये हो गया आपका रक्त स्कंदन। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका लसिका। तो लसिका के बारे में आपको कुछ छोटी छोटी चीजें जानी है, जैसे कि इसको ऊतक द्रव्य या टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। होता क्या है बेटा, जब आपकी पतली पतली रक्त केशिकाएं, ठीक है, जब आपकी पतली पतली रक्त केशिकाएं ऊतक स्तर पर आती हैं, तो ऊतक स्तर पर बेटा ये रक्त केशिकाओं में से, अभी एक मिनट, तो ये बेटा ऊतक के स्तर पर जो केशिकाएं आती हैं, इन केशिकाओं में से, इनमें से आपका रक्त जा रहा है। ठीक है, लाल रंग से बना देते हैं भैया, पिंक कलर से बना देते हैं। इसमें से आपका रक्त जा रहा है, ठीक है, इन केशिकाओं में से। जब बेटा रक्त इन केशिकाओं में से जाता है तो यहाँ पर ऊतक के स्तर पर बेटा कुछ ऐसी आपकी वो होती हैं, मतलब ऊतक के स्तर पर बेटा आपकी जो केशिकाएं हैं, इनमें से कुछ पदार्थ रिस करके, मतलब केशिकाओं में आपकी सरल शल की उपकला होती है। ठीक है, तो उपकला कोशिकाओं के बीच में जो जगह होती है बेटा, वहां से ये रिस करके आपके कहाँ आ जाती हैं, इस ऊतक के बीच में भर जाती हैं। और क्योंकि बेटा ये वहां से निकल करके ऊतक के बीच में भरती हैं, यही बेटा मिलकर के ऊतक द्रव्य का निर्माण करती हैं और इसी को हम लसिका कहते हैं। ठीक है, तो यही बेटा जो रक्त यहाँ से निकल रहा है, ये रक्त निकल रहा है ना इसमें से, इस रक्त में से बेटा कुछ रिसाव होकर के ऊतकों के बीच में भर जाता है और इसी को हम ऊतक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब ऊतक द्रव्य का काम क्या होता है बेटा, तो इस ऊतक द्रव्य की मदद से रक्त और ऊतकों के बीच में गैसों का परिवहन होता है या गैसों का विनिमय होता है, आप ऐसे बोल सकते हैं। इसके अलावा इस ऊतक में क्या होता है बेटा, तो इस ऊतक के अगर हम संगठन की बात करें तो लगभग लगभग प्लाज्मा जैसा संगठन होता है आपके ऊतक का। मतलब जो कुछ भी आपके प्लाज्मा में है वो सब कुछ आपके ऊतक में होता है। क्या नहीं होता है, अपवाद। ठीक है, अपवाद क्या है बेटा, तो यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होते। ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स का आकार बड़ा होता है तो वो यहाँ से छन करके नहीं आ पाते, जिसकी वजह से बेटा प्लाज्मा प्रोटीन्स यहाँ पर नहीं होते हैं। बाकी सब कुछ वो होता है जो भी आपके रक्त में या प्लाज्मा में है, वो सब कुछ बेटा आपके ऊतक में आता है सिवाय प्लाज्मा प्रोटीन के। यस, क्लियर हुआ। ठीक है, तो और बेटा ऊतक का मतलब आपका एक पूरा लसिका तंत्र है, आपकी बॉडी में एक पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है। इस लसिका तंत्र के अंदर बेटा आपकी लसिका वाहिनियां आ जाती हैं। ठीक है, उसमें लसिका आ जाते हैं। यहाँ पर आपके लसिकाणु मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इनमें आरबीसीज नहीं पाए जाते हैं, इनमें लसिकाणु होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि प्रतिरक्षा
में मदद करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बेटा आपकी लसिका वाहिनियों में एक लसिका वाहिनी है आपका लैक्टील। ठीक है, लैक्टियल, ये एक लसिका वाहिनी है जो कि आपकी छोटी आंत में पाई जाती है। और ये बेटा, ये लसिका वाहिनी बेटा छोटी आंत में वसा का अवशोषण करने में मदद करती है। ठीक है, छोटी आंत में ये वसा अवशोषण करती है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर खत्म होता है आपका लसिका। आगे बढ़ते हैं बेटा, शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, परिसंचरण पथ। परिसंचरण पथ में आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो जो आपका परिसंचरण तंत्र होता है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ये परिसंचरण तंत्र बेटा आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है खुले प्रकार का, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा होता है बेटा आपका बंद प्रकार का, जिसको हम बोलते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये जो खुले और बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र हैं, ये क्या होते हैं बेटा? तो खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र में विकसित रक्त वाहिनियां नहीं होती, मतलब होती हैं लेकिन उतनी विकसित नहीं होती हैं, या यूं लिख दो सुविकसित रक्त वाहिनियां यहाँ पर अनुपस्थित होती हैं। यहाँ पर सुविकसित रक्त वाहिनियां नहीं होती जो हमारे केस में होती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त हृदय से निकलता है वाहिनियों में, और क्योंकि यहाँ पर वाहिनियां विकसित नहीं है तो ये वाहिनियों से बेटा गुहा में फैल जाता है। ठीक है, देह गुहाओं में फैलता है और देह गुहाओं से वापस से हृदय में आता है। हमारे केस में या बंद प्रकार में क्या होता है, रक्त हृदय से निकलता है वाहिनियों द्वारा, और ये वाहिनियां बेटा आपस में मिलकर के वापस रक्त को हृदय में लेकर आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके की गुहा में जाकर के रक्त नहीं फैलता है। तो यहाँ पर सुविकसित रक्त वाहिनियां होती हैं और उन्हीं रक्त वाहिनियों के अंदर आपका रक्त फ्लो करता है। बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र का ये फायदा है कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो बहुकोशिकीय जीव हैं बेटा, उनमें कम समय में शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं तक रक्त को पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, और ना केवल रक्त को, रक्त के साथ जो भी जरूरी चीजें वो सारी पहुंचाई जा सकती हैं। अब किन के अंदर पाया जाता है खुले और बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र? तो खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र बेटा पाया जाता है आपके आर्थ्रोपोडा में, जिसमें सारे के सारे कीट आते हैं। ये पाया जाता है बेटा आपके मोलस्का में, ये पाया जाता है आपके हेमीकॉर्डेटा में। ठीक है, और कॉर्डेट के अंदर यूरोकॉर्डेटा संघ, उपसंघ में भी पाया जाता है। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र बेटा संघ एनिलिडा में, जिसमें आपका केचुआ है, और बेटा संघ कॉर्डेटा में पाया जाता है। ठीक है, इतना ही अभी आपको पता होना चाहिए। अब इसी परिसंचरण पथ में बेटा एक चीज और आपको जाननी जरूरी है कि परिसंचरण पथ आपके तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला परिसंचरण तंत्र होता है जिसको हम बोलते हैं एकल परिसंचरण या सिंगल सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? सिंगल सर्कुलेशन। दूसरा बेटा होता है आपका, ये हम बात करें संघ कॉर्डेटा में। ठीक है, दूसरा होता है आपका अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। अपूर्ण दोहरा परिसंचरण, इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और तीसरा आता है बेटा आपका दोहरा परिसंचरण, जिसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, दोहरा परिसंचरण, और इसको हम बोलते हैं बेटा डबल सर्कुलेशन। अब किन में होता है, क्या होता है, उसकी हम बात कर लेंगे। तो ये आपके बंद प्रकार का परिसंचरण है। ठीक है, और ये बेटा संघ कॉर्डेटा में देखने को मिलता है। संघ कॉर्डेटा के अलग अलग जो वर्ग हैं उनमें बेटा इस प्रकार के परिसंचरण पद देखने को मिलते हैं। किसमें क्या? तो बेटा एकल परिसंचरण में आपका एक आलिंद एक निलय, नीले रंग से बना दें, एक आलिंद और एक निलय। अपूर्ण दोहरे परिसंचरण में दो आलिंद और
एक निलय। और दोहरे परिसंचरण में या पूर्ण दोहरे परिसंचरण में 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं, पहली चीज। ठीक है, तो यहीं पर मैं लिख देती हूँ, एक आलिंद और एक निलय। ठीक है, यहाँ पर 2 आलिंद और एक निलय। अपूर्ण दोहरे परिसंचरण में 2 आलिंद और 2 निलय। होता क्या है यहाँ पर, तो ये देखो बेटा, जो आपका अपूर्ण या सॉरी जो आपका एकल परिसंचरण होता है, इसमें रक्त आपके हृदय में केवल एक बार आता है, आलिंद से निलय में जाता है, और यहां से बेटा वापस जाता है आपके, मैं हरे रंग से बना रही हूं, मतलब ये वी ऑक्सीजनित रक्त है। ठीक है, निलय से निकल करके बेटा ये वी ऑक्सीजनित रक्त जाता है आपके क्लोम में, और क्लोम में जाकर के ये ऑक्सीजनित होता है, और यहां से बेटा ये पहुंच जाता है वापस से आपके कहाँ, अंगों में। अंगों में जाकर के बेटा ये वी ऑक्सीजनित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अंगों में, यहाँ पर ये क्लोम में। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो ये कि रक्त आपके हृदय से केवल एक बार निकल रहा है, वी ऑक्सीजनित आ रहा है, वी ऑक्सीजनित ही जा रहा है, क्लोम में जाकर के गिल्स में जाके ऑक्सीजनित हो रहा है, ऑक्सीजन को लेकर के अंगों में जा रहा है, अंगों को ऑक्सीजन दे रहा है, और वापस से वी ऑक्सीजनित होकर के आपके हृदय में आ रहा है। क्योंकि पूरे परिसंचरण के दौरान हृदय से रक्त केवल एक बार निकलता है, इसलिए हम इसको एकल परिसंचरण कहते हैं। यहां पर क्या होता है बेटा, अपूर्ण दोहरे परिसंचरण में वी ऑक्सीजनित रक्त आपके दायां आलिंद में आता है, और ये आपके निलय में जाता है। ऑक्सीजनित रक्त आपके बाएं आलिंद में आता है, ये आपके निलय में जाता है, और आपके निलय से वी ऑक्सीजनित और ऑक्सीजनित यानी कि दोनों तरीके का रक्त मिलकर के बाहर निकलता है। ठीक है, और इस तरीके के बेटा परिसंचरण को हम अपूर्ण दोहरा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 बार अंदर आ रहा है बेटा, दोनों आलिंद से वी ऑक्सीजनित और ऑक्सीजनित रक्त जो है वो हृदय में आ रहा है, लेकिन केवल एक ही बार निलय से बाहर निकल रहा है, वो भी मिश्रित रूप में। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलकर के बाहर निकल रहे हैं। तो आ तो 2 बार रहा है, लेकिन निकल केवल एक ही बार रहा है निलय से, और इस तरीके के परिसंचरण को हम दोहरा इसलिए क्योंकि 2 बार आ रहा है, लेकिन निकल तो एक ही बार रहा है, निकलना भी 2 बार चाहिए ना, तो अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहते हैं। पूर्ण दोहरे परिसंचरण में क्या होता है बेटा, वी ऑक्सीजनित रक्त आता है आपके दाएं आलिंद में, यहां से जाता है दाएं निलय में, दाएं निलय से बाहर निकलता है, और फिर बेटा वो ऑक्सीजनित होकर के आता है बाएं आलिंद में, यहां से जाता है बाएं निलय में, और बाएं निलय से फिर से शरीर के लिए बाहर निकलता है। तो दोनों निलय से अंदर आता है वी ऑक्सीजनित और ऑक्सीजनित, और दोनों निलय से वी ऑक्सीजनित और ऑक्सीजनित होकर के बाहर निकलता है, इसलिए हम इसको 2 बार प्रवेश 2 बार बाहर, तो पूरे एक हृदय चक्र के दौरान 2 बार, क्योंकि बेटा हृदय अंदर आकर के बाहर निकलता है, सॉरी रक्त अंदर आकर के हृदय से बाहर निकलता है, इस प्रकार के परिसंचरण को हम पूर्ण दोहरा परिसंचरण कहते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब किस में देखने को मिलता है वो इंपॉर्टेंट है, आपको वो पता होना चाहिए। तो एकल परिसंचरण बेटा आपको देखने को मिलता है मछलियों में, वर्ग पिसीज में। ठीक है, संघ कॉर्डेटा के वर्ग पिसीज जिसमें मछलियां आती हैं। अपूर्ण दोहरा परिसंचरण आपको देखने को मिलता है वर्ग उभयचर, जिसमें आपका मेंढक आता है, और बेटा आपके वर्ग सरीसृप में जिसमें आपके सांप आते हैं, गिलहरी आती है, सॉरी गिलहरी बोल रही हूँ, ये छिपकली आती है। दोहरा परिसंचरण बेटा आपको देखने को मिलता है वर्ग एवीज में, जिसमें आपके पक्षी आते हैं। ये आपको देखने को मिलता है वर्ग स्तनी में, जिसमें हम कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, शेर, चूहे सब आते हैं। साथ ही साथ बेटा ये आपके वर्ग सरीसृप में कुछ अपवाद हैं जिनमें बेटा ये पाया जाता है, और वो है आपका मगरमच्छ। ठीक है, मगरमच्छ के अलावा घड़ियाल, एलिगेटर में भी बेटा ये पाया जाता है। एनसीईआरटी ने मगरमच्छ लिखा है, तो यहाँ पर मैं आपको केवल मगरमच्छ बता दे रही हूँ। ठीक है, डन। चलिए, ये हो गया बेटा आपका परिसंचरण पथ। इसके बाद हम शुरू करेंगे अगला टॉपिक आपका मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र की बेटा अगर हम बात करें तो मानव परिसंचरण तंत्र में क्या क्या आता है बेटा, इसमें एक तो आ जाता है अपना हृदय, हृदय के अलावा बेटा इसमें आ जाती है आपकी रक्त वाहिनियां, और रक्त वाहिनियों के अलावा इसमें आ जाता है आपका रक्त।
ठीक है, ये हम इसमें मेन पढ़ते। तो रक्त हमने पढ़ लिया है, रक्त वाहिनियां और हृदय हम देखेंगे। तो सबसे पहले हृदय की बात कर लेते हैं। तो बेटा हमारा हृदय 4 कोष्ठीय होता है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं, ठीक है, और 2 निलय होते हैं। आलिंद जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, जबकि निलय जो होते हैं बेटा ये थोड़े बड़े कोष्ठ होते हैं। तो 4 कोष्ठी हमारे पास हृदय होता है, ठीक है, और इन 4 कोष्ठी हृदय में 2 आलिंद 2 निलय, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका दायां आलिंद, ठीक है, ये हो गया आपका दायां आलिंद, राइट एट्रिया। ये हो गया आपका दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय, ठीक है। तो ये सबसे पहले हो गया हमारा हृदय कैसा, 4 कोष्ठीय, जिसमें कि 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। तो 4 कोष्ठी में 2 आलिंद और 2 निलय हो गए। अब होता क्या है बेटा, अगर हम बाहर से देखें हमारे हृदय को, तो ये बेटा, अच्छा इसकी लोकेशन देख लें। तो सबसे पहले ये आपके वक्षीय गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है, ठीक है, बीचों बीच ही पाया जाता है। लेकिन क्योंकि आपका ये जो बायां निलय है, ये बायां निलय हल्का सा बाईं ओर झुका हुआ रहता है, इसलिए बेटा हम बोलते हैं कि हमारा हृदय लेफ्ट में है, बाएं में है, पर एक्चुअल में ये सेंटर में होता है, बीच में होता है, ठीक है। अब बाहर से बेटा अगर हम बात करें, तो हमें हृदय में ऐसे 2 छोटे से कोष्ठ और एक इस तरीके की संरचना देखने को मिलती है। तो इससे हमें पता लगता है कि ऊपर वाले आलिंद हैं जो कि छोटे हैं, और ये वाले बेटा आपके निलय हैं, ठीक है। बाहर से हमें इन आलिंद और निलय के बीच में खांच देखने को मिलती है, जिसको बेटा हम कोरोनरी सल्कस या कोरोनरी खांच बोलते हैं। वहीं बेटा आपके दोनों निलय के बीच में आपको अंतर निलयी खांच देखने को, इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस देखने को मिलता है। बाहर से हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी आकृति आपकी बंद मुट्ठी के बराबर होती है। अब अगर हम इसको अंदर से देखें, तो अंदर मैंने बोला 4 कोष्ठ हैं, ठीक है। अब इन चारों कोष्ठों के मैंने आपको नाम बता दिया, आपका दायां आलिंद, दायां निलय, मैं पूरा पूरा ही लिख देती हूँ, कहीं तुम लोगों को फिर लिख ही देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका दायां आलिंद, ये हो गया बेटा आपका दायां निलय, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका बायां आलिंद, इधर हो गया आपका बायां आलिंद, और ये हो गया आपका बायां निलय, ठीक है। 4 कोष्ठ हो गए। अब आपके शरीर के सभी अंगों से विऑक्सीजनित रक्त लेकर के आपकी शिराएं, ये हो गई आपकी अग्र महाशिरा या सुपीरियर वेना कावा, ये हो गई आपकी पश्च महाशिरा या इंफीरियर वेना कावा। ये बेटा पूरे शरीर से रक्त को लेकर के कहाँ आती है, आपके दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से यहाँ पर होता है एक त्रिवलनी कपाट। क्या होता है, त्रिवलनी कपाट। और ये त्रिवलनी कपाट बेटा विऑक्सीजनित रक्त को लेकर के जाता है दाएं आलिंद से दाएं निलय में, ठीक है। अब इस त्रिवलनी कपाट के खुलने बंद होने को बेटा यहाँ पर एक संरचना कंट्रोल करती है, और इनको हम बोलते हैं कॉर्डी टेंडिने, ठीक है। तो क्योंकि बेटा आपके दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में त्रिवलनी कपाट है, 3 वलन वाला कपाट है, तो आपके दाएं निलय में 3 कॉर्डे टेंडी होती हैं। वहीं अगर हम बाईं ओर बात करें, तो यहाँ पर बेटा इन दोनों के बीच में आपका द्विवलनी कपाट पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका द्विवलनी कपाट पाया जाता है, इसको हम बेटा मिट्रल कपाट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिट्रल कपाट भी बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ पे द्विवलनी कपाट है, तो यहाँ पर बाएं निलय में 2 कॉर्डे टेंडी पाए जाएंगे। कितने, 2 कॉर्डे टेंडी पाए जाएंगे। इनका काम क्या होता है कॉर्डे टेंडी का बेटा, ये इन कपाटों को या कपाटों के खुलने बंद होने को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। इनको ये खुलने बंद होने को नियंत्रित करते हैं, मतलब कपाट खुलेंगे और बंद होंगे जब इन कॉर्डे टेंडी का इनका संकुचन होगा तो कपाट खुल जाएंगे, इनका शीतलन होगा कपाट बंद हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब होता क्या है बेटा, तो दाएं आलिंद से रक्त कहाँ आया, दाएं निलय में। कैसा रक्त आया, वी ऑक्सीजनित। और यही वी ऑक्सीजनित रक्त इस
अर्धचंद्राकार कपाट की मदद से फुफ्फुसी धमनी द्वारा बेटा कहाँ पहुंच जाता है, आपके फेफड़ों में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, आपके फेफड़ों यानी कि लंग्स से पहुंच जाता है। लंग्स में गैसों का विनिमय होने के बाद बेटा ये फुफ्फुसी शिरा द्वारा कहाँ आता है, आपके बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से द्विवल्नी कपाट से ही पहुंचता है बाएं निलय में, और बाएं निलय से वापस से बेटा इस अर्धचंद्राकार कपाट की मदद से ये महाधमनी से पूरे शरीर में पहुंच जाता है। इतना ही है बस, ठीक है। तो 4 कोष्ठ हो गए। सभी अंगों से विऑक्सीजनित रक्त, ऊपरी अंगों से अग्रमाशिरा, निचले अंगों से पश्चिमाशिरा विऑक्सीजनित रक्त को कहाँ लेकर के आती है बेटा, आपके दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से त्रिवल्नी कपाट से जाता है दाएं निलय में। दाएं निलय से अर्धचंद्राकार कपाट, इसका नाम लिख देती हूं मैं, ये हो गए आपके अर्धचंद्राकार कपाट, सेमिलिना वॉल्स। अर्धचंद्राकार कपाट की मदद से फुफ्फुसी धमनी द्वारा ये पहुंचा रक्त कहाँ, विऑक्सीजनित आपके फेफड़ों में। फेफड़ों में गैसों का विनिमय हुआ, रक्त ऑक्सीजनित होकर के बेटा आपकी फुफ्फुसी शिराओं द्वारा कहाँ पहुंच गया, आपके बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से द्विवल्नी कपाट से पहुंचा आपके बाएं निलय में। बाएं निलय से बेटा ये अर्धचंद्राकार कपाट की मदद से महाधमनी, जिसको हम एओर्टा बोलते हैं, एओर्टा की मदद से ये आपके पूरे अंगों में पहुंच जाता है। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहां पर आपको छोटी छोटी चीजें और दिखेंगी। दोनों आलिंदों के बीच में एक पतली सी अंतर आलिंदी क्या बोलते हैं उसको, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, अंतर आलिंदी पट। ठीक है, तो दोनों आलिंद के बीच में एक पतला सा अंतर आलिंदी पट, मैंने एक ही डायग्राम में सब बता दिया है, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ा हुआ है। अंतर आलिंदी पट, इंटर एट्रियल सेप्टम, ये पतला होता है, ठीक है। और दोनों निलयों के बीच में एक मोटा सा अंतर निलयी पट, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। और वहीं आलिंद और निलय के बीच में बेटा आलिंद निलयी पट, इसको हम बोलते हैं एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम, आलिंद निलयी पट। यहां तक क्लियर है बेटा। तो ये हो गई आपकी हृदय की आंतरिक संरचना। इसी हृदय में बेटा हमें एक चीज और पढ़नी है, वो हमें पढ़ना है नोडल ऊतक। ठीक है, क्या होता है बेटा, ये जो आपका हृदय है, ये पूरा का पूरा हृदय पेशियों का बना हुआ है। ठीक है, कौन सा कलर आई शुड यूज, येलो। ये आपके आलिंद हो गए, ये छोटे कक्ष होते हैं, ये आपका दायां निलय, और ये आपका बायां निलय। ठीक है, होता क्या है, इस हृदय की जो पेशी होती है, जिसको हम हृदय पेशी बोलते हैं, कार्डियक मसल बोलते हैं बेटा, ये हृदय पेशी जगह जगह पर, मतलब पूरे हृदय में फैली हुई है। आलिंद और निलय में, आलिंद की भित्ति आप देख रहे हो पतली है, निलय में आपका जो दायां निलय है इसकी भित्ति मोटी है, और बाएं निलय की भित्ति सबसे मोटी है, सबसे ज्यादा मोटी इसकी वॉल्स है। ठीक है, तो हृदय पेशी ही रूपांतरित होकर के, मॉडिफाई होकर के कुछ जगह पर बेटा नोडल ऊतक का निर्माण करती हैं। क्या बनाती हैं, नोडल ऊतक, या इसको हम बोलते हैं नोडल टिश्यू। ये ऐसा ऊतक होता है बेटा जो कि एक क्रिया विभव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ठीक है, ये नोडल ऊतक क्या होता है, ये क्रिया विभव उत्पन्न करता है। और इम्पॉर्टेंट बेटा ये है कि ये क्रिया विभव जो उत्पन्न करता है, इसके लिए इसे किसी बाहरी उद्दीपन की जरूरत नहीं है, ये स्व उत्तेजनशील होते हैं। ठीक है, ये नोडल ऊतक क्या होते हैं, ये स्व उत्तेजनशील होते हैं, ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये ऑटो एक्साइटेबल, स्व उत्तेजनशील। इनको किसी बाहरी आवेग की या बाहरी उद्दीपन की जरूरत नहीं है एक क्रिया विभव को उत्पन्न करने की। अब ये जो बेटा नोडल ऊतक होता है, ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो सबसे पहले तो बेटा ये पाया जाता है आपका ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड, आपके
यहाँ पर कोरोनरी साइनस आकर के खुलता है, जिसके बारे में आगे पढ़ाऊंगी। और ये आपके आलिंद के ऊपरी दाएं कॉर्नर में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं SA नोड या शिरा आलिंदी पर्व, साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। दूसरा बेटा जो ऐसा नोडल ऊतक होता है, ये होता है आपका AV नोड। ये आपके आलिंद निलयी पट्ट के पास पाया जाता है, आपके दाएं आलिंद में। इसको हम बोलते हैं AV नोड या आलिंद निलयी पर्व, ठीक है। इसके अलावा बेटा ये आलिंद निलयी पर्व इस आलिंद निलयी पट्ट को पार करके पहुंचता है आपके अंतर आलिंदी पट्ट में, और अंतर आलिंदी पट्ट से बेटा ये 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है, और ये दोनों शाखाएं बेटा दोनों निलय की भित्ति में जाती हैं, और वहां से ये छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिनको बेटा हम परकिंजे तंतु कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से तो ये हुआ बेटा आपका AB बंडल। इसको हम बोलते हैं आलिंद निलयी बंडल, जो आलिंद निलयी पट्ट को पार करते हुए जाता है। आलिंद निलयी बंडल, ये आलिंद निलयी बंडल अंतरालिंदी पट्ट पे जाता है, और यहाँ से बेटा इसकी शाखाएं निकलती हैं, जिसको हम हिस्के बंडल या बंडल ऑफ हिस कहते हैं। और इस हिस्के बंडल से बेटा छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं, इनको हम पुरकिंजे तंतु या पुरकिंजे फाइबर्स बोलते हैं। पुरकिंजे तंतु या पुरकिंजे फाइबर्स। तो इस तरीके से आपके पूरे आलिंद और निलय में या पूरे हृदय में ये नोडल ऊतक फैला होता है। ऐसे नोड से AB नोड तक बेटा जो उद्दीपन आता है या जो आपका क्रिया विभव आता है, वो बेटा पूरे आलिंद की भित्ति में भी फैलता है और आलिंद से निलय की तरफ भी आता है, ठीक है। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये नोडल ऊतक, ठीक है। इस नोडल ऊतक का काम क्या होता है ये हमने पहले ही बता दिया है। और ये जो बेटा आपका नोडल ऊतक होता है, इसमें हम ऐसे नोड को पेस मेकर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको हम? पेस मेकर। 1 मिनट में आपका हृदय कितनी बार मतलब क्रिया विभव उत्पन्न करेगा, या यूं कह लो कि 1 मिनट में आपका हृदय कितनी बार धड़कने वाला है, ठीक है, वो यही ऐसे नोड डिसाइड करता है। अच्छा, केवल ऐसे नोड ही नहीं डिसाइड कर सकता, ये क्रिया विभव उत्पन्न करने की क्षमता AB नोड के पास भी है, आपके AB बंडल के पास भी है, हिस्के बंडल और पुरकिंजे तंतु के पास भी है। लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्रिया विभव उत्पन्न करने की क्षमता बेटा आपके ऐसे नोड के पास है, इसीलिए हम इसको पेस मेकर कहते हैं, ठीक है। और कितना? 70 से 75 क्रिया विभव प्रति मिनट बेटा ये बना सकता है, इसलिए हम इसको पेस मेकर कहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? डन। तो ये हो गया बेटा आपका नोडल ऊतक। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपका अगला टॉपिक ये हम पढ़ा ही चुके हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका हृदय चक्र, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में क्या होता है बेटा, वो भी देख लेते हैं जरा। कार्डियक साइकिल में होता क्या है? कार्डियक साइकिल पहले आपको वो पता होना चाहिए। तो हृदय चक्र बेटा आपके हृदय के अंदर जो भी चरण हो रहे हैं, ठीक है, वो सभी चरण एक चक्रीय तरीके से हो रहे हैं, मतलब जो भी चरण हो रहे हैं वो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हृदय के अंदर होने वाले सभी चरणों के क्रम का जो चक्रीय पुनरावृत्ति है, चक्रीय रिपीटिशन है, उसको बेटा हम हृदय चक्र कहते हैं। होता क्या है इस हृदय चक्र में? हम ऐसे मानते हैं कि सबसे पहले मैं आपको सिर्फ इसमें तीनों स्टेप लिख करके बताऊंगी। सबसे पहला इसमें बेटा जो इवेंट होता है वो होता है आपका अनुशीतलन। या इसको हम संपूर्ण अनुशीतलन बोल देते हैं, जॉइंट डायस्टोल।
इस जॉइंट डायस्टोल की अवस्था में क्या होता है बेटा, आपके चारों कोष्ठ जो होते हैं, ठीक है, चारों हृदय के कोष्ठ जो होते हैं वो विश्राम अवस्था में होते हैं या विराम अवस्था में होते हैं, या इसको हम बोलेंगे कि अनुशिथिलन अवस्था में होते हैं। और अनुशिथिलन अवस्था में होने के कारण अनुशिथिलन अवस्था में होने के कारण बेटा इस समय पर चारों कोष्ठों में रक्त भर रहा होता है, ठीक है, इसमें रक्त भर रहा होता है, ठीक है। जो भी रक्त आपके अग्र और पश्चिमाशिरा से आपके दाएं आलिंद में आया है, आपके त्रिवलनी द्विवलनी कपाट इस टाइम पर खुले हुए हैं, ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा इस समय पर हम क्या देखेंगे कि त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट जो होते हैं वो खुले होते हैं, त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट जो होते हैं वो खुले होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि बेटा ये खुले होते हैं इसीलिए जो भी रक्त आपके आलिंदों में आ रहा है, आपके अग्र पश्चिम महाशिरा से आपके दाएं आलिंद में आ रहा है, आपकी फुफ्फुसीय शिरा से आपके बाएं आलिंद में आ रहा है, तो ये दोनों आलिंदों से, दाएं आलिंद से दाएं निलय में और बाएं आलिंद से बाएं निलय में, दाएं आलिंद से दाएं निलय में त्रिवलनी कपाट से, बाएं आलिंद से बाएं निलय में द्विवलनी कपाट से ये जाता है, क्योंकि सारे के सारे कोष्ठ विश्राम अवस्था में पड़े हैं, ठीक है। और इस समय पर आपके जो अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, जो सेमिल्यूनर वॉल्व होते हैं बेटा, वो बंद होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये होता है आपके संपूर्ण अनुशीतलन, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। संपूर्ण अनुशीतलन में आपके चारों कोष्ठ जो होते हैं, या यूं कह लो कि संपूर्ण हृदय जो होता है विश्राम अवस्था में होता है। इसके बाद बेटा आपका आता है दूसरा स्टेप, जिसको हम बोलते हैं आलिंदी प्रकुंचन या संकुचन। इसको हम बोलेंगे बेटा एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा, देखो, पहले आपके आलिंद भी विश्राम में थे, निलय भी विश्राम में था, आलिंद भर रहा था, निलय में जा रहा था, लेकिन जब आलिंद प्रकुंचन करेगा तो आलिंद की जो भित्तियां हैं उनमें संकुचन होगा। तो यहां पर बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि 30% रक्त का जो बहाव है वो आलिंद से निलय में बढ़ जाता है, ठीक है। 30% रक्त का बहाव निलय में, ठीक है, बढ़ता है, या यूं लिख लो आलिंद से निलय में, आलिंद से निलय में बढ़ता है, ठीक है। पहले तो भर ही रहा था, आलिंद से निलय में धीरे धीरे जा रहा था, लेकिन जैसे ही आलिंद प्रकुंचन होता है तो आलिंद से 30% एकदम से रैंडम ब्लड फ्लो होता है आपके निलय की तरफ, ठीक है। यहाँ पर भी आपके त्रिवलनी द्विवलनी कपाट जो है बेटा वो खुले हुए हैं, त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट जो है वो आपके खुले हुए हैं, तभी तो बेटा ये रक्त आपका आलिंद से निलय में जा रहा है, ठीक है। और अर्धचंद्राकार कपाट आपके यहाँ पर भी बंद है, ठीक है। अर्धचंद्राकार कपाट जो होते हैं बेटा वो आपके यहाँ पर भी बंद है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बेटा आलिंद ने प्रकुंचन किया, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए आलिंद प्रकुंचन करता है, मात्र 0.1 सेकंड के लिए। कितनी देर के लिए? मात्र 0.1 सेकंड के लिए। डेटा थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी है। जब पूरा का पूरा हृदय विश्राम अवस्था में होता है तो ये लगभग आपके 0.4 सेकंड के लिए बेटा पूरा का पूरा हृदय विश्राम अवस्था में होता है। आलिंदी प्रकुंचन होता है मात्र 0.1 सेकंड के लिए, जिसमें आलिंद से 30% ब्लड फ्लो निलय में बढ़ जाता है, और उसके बाद बेटा आलिंद वापस से विश्राम अवस्था में आता है। आलिंद विश्राम अवस्था में आता है तो कहीं निलय से रक्त आलिंद में ना पहुंच जाए, तो मैंने आपको बताया कपाट का काम होता है रक्त के बैक फ्लो को, विपरीत दिशा में रक्त के बहाव को रोकना, ठीक है। तो कहीं निलय से वापस रक्त आलिंद में ना पहुंच जाए, इस वजह से जो तीसरा स्टेप होता है जिसको हम बोलेंगे निलयी प्रकुंचन, निलयी प्रकुंचन या वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इस समय पर क्या होगा बेटा? इस समय पर जो आपका निलय है उसमें प्रकुंचन होगा, ठीक है। इस समय पर क्या होगा? आपका निलय में संकुचन होगा, जिसकी वजह से आपके त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट जो होंगे वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। इनके ये बंद होंगे, और इनके बंद होने पर बेटा प्रथम हृदय ध्वनि सुनाई देती है, फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देगा,
और उस हृदय ध्वनि को बेटा हम बोलते हैं लब। ठीक है, नीट में आ चुका क्वेश्चन। फर्स्ट हार्ट साउंड कब सुनाई देता है? त्रिवलनी द्विवलनी कपाट के बंद होने पर। कब? जब आपका निलय प्रकुंचन होता है, ताकि निलय से वापस से रक्त आलिंद में ना पहुंच जाए। लेकिन इस समय पर बेटा क्योंकि निलय संकुचन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो रक्त है, निलय संकुचन के चलते रक्त जो है वो निलय से बाहर निकलेगा। ठीक है, निलय से बाहर कहाँ निकलेगा? तो हमें पता है कि जो आपका दायां निलय है वहां से फुफ्फुसी धमनी से फेफड़ों में जाएगा, बाएं निलय से महाधमनी से पूरे शरीर में जाएगा। तो इस समय पर बेटा आपके जो अर्धचंद्राकार कपाट हैं वो खुले रहते हैं। ठीक है, इस समय पर अर्धचंद्राकार कपाट जो होते हैं वो खुले होते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले दोनों स्टेप में अर्धचंद्राकार कपाट जो थे वो बंद थे। यहाँ तक क्लियर है? अब इसी को मैं थोड़ा साइक्लिक फॉर्म में अगर आपको दिखाऊं तो साइक्लिक फॉर्म में कुछ ऐसा होता है। अच्छा, ये जो आपका निलयी प्रकुंचन होता है ये 0.3 सेकेंड के लिए होता है। कुल आपका जो हृदय चक्र होता है बेटा ये 0.8 सेकेंड के लिए होता है। मतलब 1 सेकेंड से भी कम समय में ये सब कुछ हो जाता है। अब अगर इसको बेटा मैं जरा आपको इससे समझाऊं, साइक्लिक इवेंट है तो मैं एक साइकिल बना करके समझा देती हूँ। तो साइकिल के हिसाब से बेटा ऐसे समझिएगा थोड़ा सा कि ये आपका हृदय, इसके अंदर जो भी इवेंट्स हैं उसको हम कुछ इस तरीके से विभाजित करेंगे। ठीक है, 0.8 सेकेंड का है ना बेटा, तो इसको हम 8 चक्र में या 8 भाग में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बेटा यहाँ पर होगा आपका आलिंदी प्रकुंचन। ठीक है, और ये होगा मात्र 0.1 सेकेंड के लिए। कितनी? 0.1 सेकेंड के लिए। इसके बाद बेटा होगा आपका यहाँ पर ये निलय प्रकुंचन, ये वाला जो है आपका ये पूरा होगा बेटा निलय प्रकुंचन। और निलय प्रकुंचन जो होगा ये होगा आपका 0.3 सेकेंड के लिए। दिख ही रहा है आपको इसमें, है ना? एक भाग आलिंदी प्रकुंचन, 3 भाग में निलय प्रकुंचन, और बाकी के जो बेटा भाग हैं इसमें आपका संपूर्ण अनुशीतलन होगा, जिसमें आपके चारों के चारों जो कोष्ठ हैं वो विश्राम अवस्था में रहते हैं। ठीक है, और ये आपका 1 2 3 4 यानी कि 0.4 सेकेंड के लिए। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि आलिंदी प्रकुंचन के बाद कौन सा कलर यूज करते हैं? हम यहाँ पे यूज करेंगे, चलो कोई और कलर निकालते हैं, हम यहाँ पे यूज करेंगे पीच। चलिए, तो यहाँ पर आलिंदी प्रकुंचन के बाद जब निलय प्रकुंचन शुरू होगा उससे ठीक पहले यहाँ पर आपका त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट बंद होंगे, ताकि रक्त आपका निलय से आलिंद में ना चला जाए। ठीक है, द्विवलनी को हम मिट्रल कपाट बोलते हैं। और ये कपाट के बंद होने से बेटा आपको प्रथम हृदय ध्वनि सुनाई देगी, जिसको हमने क्या बोला बेटा? लब। ठीक है, इसी तरीके से बेटा जब आपका निलय वापस से अनुशीतलन अवस्था में 0.3 सेकेंड के लिए प्रकुंचन करेगा ना, उसके बाद वापस से विश्राम अवस्था में अनुशीतलन अवस्था में आएगा। तो जब बेटा आपका निलय अनुशीतलन अवस्था में आएगा तो निलय में वॉल्यूम बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, रक्तदाब कम हो जाएगा। तो पूरी संभावना है कि आपकी फुफ्फुसी धमनी और महाधमनी से रक्त वापस कहाँ आ जाएगा? निलय में। तो ऐसा ना हो इसीलिए वहां पे कपाट उपस्थित है। तो यहाँ पर बेटा आपके निलयी प्रकुंचन खत्म होने के बाद जब जैसे ही निलय अनुशीतलन अवस्था में जाएंगे तो संपूर्ण अनुशीतलन के समय पर या उसकी शुरुआत में आपका यहाँ पे क्या होगा? जो अर्धचंद्राकार कपाट हैं, अर्धचंद्राकार कपाट भी बेटा बंद हो जाएंगे। और अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने पर आपको दूसरी हृदय ध्वनि सुनाई देगी। और दूसरी हृदय ध्वनि क्या होती है बेटा? आपकी दब। क्या होती है आपकी दूसरी हृदय ध्वनि? दब। और ये बेटा आपके नीट में आ चुका क्वेश्चन। समझ में आया? तो यहाँ पे खत्म होता है आपका कार्डियक साइकिल। अब इसी कार्डियक साइकिल में थोड़े से आपके 2-3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए जहां से आपके नीट में क्वेश्चन आता है। सबसे पहला पॉइंट बेटा, हृदय निकास क्या होता है? प्रवाह आयतन क्या होता है? तो प्रवाह आयतन होता है स्ट्रोक वॉल्यूम।
स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? प्रति हृदय चक्र के अंत में, मतलब हर एक हृदय चक्र के अंत में या ऐसे बोल दो निलयी प्रकुंचन के अंत में। ठीक है, हृदय चक्र के अंत में ना लिख करके हम लिखेंगे निलयी प्रकुंचन। जब निलयी प्रकुंचन खत्म होगा, निलयी प्रकुंचन के अंत में प्रत्येक निलय द्वारा रक्त की बाहर निकलने वाली मात्रा। मतलब जब एक निलयी प्रकुंचन खत्म होता है तो खत्म होने पर वो कितनी मात्रा में रक्त को बाहर निकालता है, और सामान्यतः बेटा ये 70 मिलीलीटर देखा गया है। ठीक है, कि हर एक निलय प्रकुंचन के बाद प्रत्येक निलय से, दाएं से भी और बाएं से भी, लगभग 70 मिलीलीटर रक्त बाहर निकलता है। ठीक है, हमें पता है हृदय स्पंदन दर कितनी है अपनी। हृदय स्पंदन दर यानी कि हार्ट रेट कितना है? हाँ, हृदय स्पंदन दर, हार्ट रेट कितनी है बेटा? आपका जो नोडल ऊतक है वो 1 मिनट में कितनी बार या कितने क्रिया विभव बना रहा है बेटा? तो ये बना रहा है कितनी? 75 प्रति मिनट, या हमने लिखा था 70 से 75 प्रति मिनट। तो ऑन एन एवरेज हम इसको 72 प्रति मिनट ले सकते हैं कि 1 मिनट में लगभग आपका दिल 72 बार धड़क रहा है। और हृदय निकास क्या होता है बेटा? हृदय निकास, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा बेटा? कार्डियक आउटपुट होता है प्रति मिनट हृदय द्वारा बाहर निकाले जाने वाले रक्त की मात्रा। प्रति मिनट हृदय द्वारा बाहर रक्त को बाहर निकालने की मात्रा। 1 मिनट में आपका हृदय कितनी मात्रा में रक्त बाहर निकाल रहे हैं, और इस पर बेटा एक फॉर्मूला बनता है आपका, और वो फॉर्मूला है आपका कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो हृदय निकास, 1 मिनट में कितना हृदय बाहर निकालेगा रक्त? 1 मिनट में कितने हृदय स्पंदन, यानी कि कितनी बार दिल धड़क रहा है, कितनी बार आपकी कार्डियक साइकिल हो रही है, और हर एक कार्डियक साइकिल में कितना निलय द्वारा रक्त बाहर निकाला जा रहा है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 70। 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, और इसके हिसाब से आपका कार्डियक आउटपुट हो जाएगा लगभग 5040 मिलीलीटर, या लगभग हम इसको बोलते हैं आपका 5 लीटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 1 मिनट में लगभग आपका हृदय 5 लीटर रक्त को बाहर निकालता है। ठीक है, प्रत्येक निलय से। क्लियर है? ये आपका इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से आपके नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला टॉपिक है आपका ईसीजी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, विद्युत हृदय लेख। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पहले समझ लो, दो चीजें होती हैं। ग्राफ बेटा वो मशीन है जिससे हम हृदय के अंदर होने वाली जो भी ये वैद्युत क्रियाएं हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। ग्राम वो पेपर है जिसके ऊपर हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से आपका जो क्वेश्चन आता है वो बेटा ये आपको दिख रही है, आपने टीवी में बहुत बार ये देखा होगा किसी के मरने जीने पर, है ना। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि पी तरंग क्या दर्शाती है, पी वेव। फिर आपको पता होना चाहिए कि जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है यानी कि क्यूआरएस सम्मिश्र है, ये क्या दर्शाता है। फिर आपको पता होना चाहिए कि टी तरंग क्या दर्शाती है। ठीक है, तो पी तरंग बेटा दर्शाती है आलिंदी विध्रुवण। ठीक है, आलिंदी विध्रुवण यानी कि एट्रियल डीपोलराइजेशन। एक तरीके से आप बोल सकते हो जिस समय पर आलिंद का प्रकुंचन हो रहा है, और हमें पता है आलिंद का प्रकुंचन मात्र 0.1 सेकंड के लिए होता है, तो ये बहुत छोटी सी वेव होती है। क्यूआरएस सम्मिश्र बताता है बेटा आपका निलयी विध्रुवण यानी कि निलय का प्रकुंचन, और हमें पता है कि निलय का प्रकुंचन आपका थोड़ा लंबे समय के लिए होता है यानी कि 0.3 सेकंड के लिए हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और ये वेव भी आपको थोड़ी लंबी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद टी तरंग क्या बताती है बेटा? तो टी तरंग बोलती है कि निलय वापस से अपना पुनः ध्रुवण यानी कि वापस से विश्राम अवस्था में आ चुका है, अनुशीतलन अवस्था में आ चुका है। इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन।
वापस से अपनी विश्राम अवस्था में आ चुका है। टी तरंग का अंत होना बताता है कि निलय प्रकुंचन खत्म हो चुका है। ठीक है, अब यहीं पर एक चीज आप और पता करनी चाहिए आपको, वो ये कि किसी भी व्यक्ति के ईसीजी की क्यूआरएस सम्मिश्र की संख्या को गिन के, यानी कि क्यूआरएस सम्मिश्र की गिनती करके, इसकी अगर आप संख्या गिनते हैं तो इससे बेटा आप किसी भी व्यक्ति की हृदय स्पंदन दर, यानी कि वो कितनी बार उसका दिल 1 मिनट में धड़क रहा है, वो पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्यूआरएस सम्मिश्र को अगर गिनते हैं कि 1 मिनट में कितने क्यूआरएस सम्मिश्र हुए, 60 हुए, 90 हुए, मतलब वो उतनी उसकी हृदय स्पंदन दर है, मतलब 1 मिनट में उसका हृदय इतनी बार धड़क रहा है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड ईसीजी की अगर हम बात करें, एक मानक ईसीजी, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो दोनों कलाइयों में और एक लेफ्ट एंकल में, बाईं एड़ी में लगाई जाती है। और अगर हमें उस मानक स्टैंडर्ड ईसीजी में कुछ गड़बड़ लगता है जो नॉर्मल नहीं है, फिर बेटा हम थोड़ा डिटेल्ड ईसीजी लेते हैं, और डिटेल्ड ईसीजी में हम 8 वैद्युतीय लीड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम 4-5 तो छाती पर लगाते हैं। ठीक है, जिससे हमें हृदय की बहुत डिटेल्ड एक्टिविटी, हृदय के अंदर जो भी आपकी ये वैद्युतीय अभिक्रियाएं हो रही हैं, वो हमें बहुत डिटेल्ड में स्टडी करने को मिलता है। डन है यहाँ तक सभी? आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है आपका द्विसंचरण, जिसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। द्विसंचरण में आपको पहले तो यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में एक चीज दी है, आपकी धमनी और शिरा के बारे में बात की है यहाँ पर। ठीक है, धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है बेटा, आपको वो पता होना चाहिए। तो एक तो मैं आपकी यहाँ पर धमनी बना देती हूँ। ठीक है, ठीक है, ये बेटा आपकी मैंने धमनी और शिरा बनाई। तो इसमें आपको 3 परतें दिख रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे बना देते हैं, ये इस तरीके से धमनी हो गई, ये शिरा हो गई। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, देखो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि धमनी की जो भित्ति है वो मोटी है। धमनी की भित्ति कैसी है, मोटी, और इसकी बीच में जो अवकाशिका है, जिसको बेटा हम ल्यूमेन कहते हैं, वो सक्रिय है। ठीक है, पतली है। वहीं बेटा हमें शिरा में भित्ति कैसी दिख रही है, भित्ति यहाँ पर पतली है, और अवकाशिका जो है बीच में बेटा वो चौड़ी है। दिख रहा है? अब ये जो धमनी और शिरा होती है, इसकी भित्ति 3 परत से बनी होती है, दोनों की। ठीक है, सबसे अंदर वाली को बेटा हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका इंटरना। और ये बेटा आपकी सरल छल की उपकला से बनी होती है, और इसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं। ठीक है, सरल छल की उपकला, इसको हम एंडोथीलियम के नाम से जानते हैं, पता होगा आप लोगों को। ठीक है, थीलियम, इसके बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसके बाद बेटा जो आपकी दूसरी परत है, जो कि आपकी दोनों में देखिए, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, ये बीच में है, तो इसको बेटा हम ट्यूनिका मीडिया, मीडिया मतलब मिड में है ना, तो ये ट्यूनिका मीडिया जो बीच में है, और यहीं पर आपको अंतर दिखेगा। ट्यूनिका मीडिया जो है बेटा वो यहाँ पर मोटी है, जबकि यहाँ पर पतली है। ठीक है, यहीं का अंतर होता है। और ये बेटा आपकी चिकनी पेशी की बनी होती है, स्मूथ मसल की बनी होती है। वहीं सबसे बाहरी जो बेटा होती है परत, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये हो गई आपकी ट्यूनिका एक्सटर्ना। एक्सटर्ना मतलब सबसे बाहर, और ये बेटा आपकी संयोजी ऊतक की बनी होती है।
ठीक है, इसमें कोलेजन, इलास्टिन फाइबर्स ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिखा कि भित्ति मोटी है धमनी की, शिरा की भित्ति पतली है। अवकाशिका धमनी की कम है, शिरा की ज्यादा है। अच्छा, भित्ति कहाँ अंतर है? दोनों में एंडोथीलियम है, दोनों में बाहर एक्सटर्न है, दोनों में मीडिया जो है, इस ट्यूनिका मीडिया में अंतर है। धमनी की ट्यूनिका मीडिया में जो चिकनी पेशी है वो थोड़ी मोट चौड़ी है, और शिरा की ट्यूनिका मीडिया जो है वो थोड़ी पतली है। बस इस मीडिया में अंतर है। ऐसा क्यों है बेटा? क्यों धमनी की भित्ति मोटी होती है? क्योंकि इसमें रक्तदाब जो होता है वो अधिक होता है, और अधिक रक्तदाब होने की वजह से भित्ति का मोटा होना जरूरी है। भित्ति पतली होगी, हाई प्रेशर से ब्लड आएगा तो हो सकता है आर्टरी फट जाए, अपने को फटने नहीं देना है ना। वहीं बेटा आपकी जो शिरा होती है इसमें रक्तदाब जो होता है वो कम होता है। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? आपकी जो शिराएं होती हैं इनमें आप में जगह जगह में कपाट देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रक्तदाब कम होता है तो यहाँ पर कपाट देखने को मिलते हैं, ताकि रक्त ऊपर से वापस ना आ जाए, मतलब विपरीत दिशा में फ्लो ना करे। क्योंकि रक्तदाब कम है तो हो सकता है ना रक्त आगे जाकर के वापस से पीछे आ जाए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से अंतर है आपके धमनी और शिरा। ये धमनी को हम बोलते हैं आर्टरी, शिरा को हम बोलते हैं वेन। बाकी अगर हम देखें हमारे शरीर में शिराएं ऊपर हैं, धमनी थोड़ा गहराई में स्थित होती हैं। ठीक है, चलिए, धमनी में जो रक्त होता है बेटा ये आपका गहरे लाल रंग का होता है, क्योंकि ऑक्सीजनित होता है। अपवाद है आपकी फुफ्फुसी धमनी जो कि भी ऑक्सीजनित रक्त लेकर के जाती है। वहीं शिरा में जो रक्त होता है वो हरे नीले रंग का होता है, आपको दिख भी रहा है यहाँ पे। ठीक है, और उसका रंग मतलब कारण होता है क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। धमनियां ऐसी रक्तवाहिनियां होती हैं जो कि रक्त को हृदय से दूर लेकर के जाती हैं, और शिराएं ऐसी रक्तवाहिनियां होती हैं जो कि रक्त को हृदय के पास लेकर के आती है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो धमनी क्या करती है बेटा? रक्त को हृदय से अंगों की तरफ ले जाती है, वहीं शिराएं बेटा रक्त को अंगों से हृदय की ओर लाती है। ठीक है, अब डबल सर्कुलेशन क्या होता है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो द्विपरिसंचरण में हमारी एनसीईआरटी ये बोलती है कि हमें पता है कि हमारे हृदय से जो रक्त है वो ठीक है, हृदय से जो रक्त है बेटा वो वी ऑक्सीजनित रक्त आपके दाएं निलय से फुफ्फुसीय धमनी से बेटा कहाँ पहुंचता है? आपके फेफड़ों में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? आपके फेफड़ों में। ठीक है, और वहां से ऑक्सीजनित होकर के बेटा फुफ्फुसीय शिरा की मदद से ये आ जाता है आपके कहाँ पर? बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में। ठीक है, फिर बाएं आलिंद से ये ऑक्सीजनित रक्त बेटा कहाँ पहुंचता है? महाधमनी की मदद से आपके अंगों में। ठीक है, कहाँ पहुंचता है? महाधमनी की मदद से आपके अंगों में, और अंगों से ये वी ऑक्सीजनित होकर के ये हो गया आपका बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहां से बेटा ये वी ऑक्सीजनित होकर के कहाँ आता है? आपके दाएं आलिंद में। ठीक है, कौन लेकर के आता है? महाशिरा। ठीक है, तो वो परिसंचरण जिसमें आपके हृदय से अंगों में और अंगों से हृदय में रक्त आता है, इसको बेटा हम बोलते हैं क्रमबद्ध परिसंचरण या सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसको हम बोलते हैं क्रमबद्ध परिसंचरण या सिस्टमिक सर्कुलेशन। और इसमें आपके हृदय के कौन कौन से कोष्ठ सम्मिलित हैं? आपका बायां निलय और दायां आलिंद। वहीं बेटा वो परिसंचरण जिसमें फेफड़ों तक रक्त जा रहा है और फेफड़ों से आ रहा है, इसको हम बोलते हैं फुफ्फुसीय परिसंचरण या पल्मोनरी सर्कुलेशन। फुफ्फुसीय परिसंचरण या पल्मोनरी सर्कुलेशन। और इसमें आपके हृदय के कौन कौन से कोष्ठ सम्मिलित हैं बेटा? तो इसमें आपके हृदय का दायां निलय और बायां आलिंद सम्मिलित है। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया में हम ये देख पा रहे हैं कि एक हृदय चक्र के पूरे होने में रक्त आपके हृदय से 2 बार निकल रहा है, जो हमने पीछे देखा था पूर्ण दोहरा परिसंचरण। इसी को बेटा हम द्विपरिसंचरण कहते हैं।
यहीं पर आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, और वो है आपकी निवाहिका तंत्र क्या होता है या निवाहिका परिसंचरण क्या होता है, पोर्टल सिस्टम या पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है। निवाहिका परिसंचरण, तो निवाहिका परिसंचरण बेटा हमारी बॉडी में दो जगह पाए जाते हैं, ठीक है। पोर्टल सर्कुलेशन जो है वो हमारी बॉडी में दो जगह पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? एक तो बेटा आपका यकृत निवाहिका, ठीक है, एक होता है आपका यकृत निवाहिका, एक होता है आपका हाइपोफाइजियल निवाहिका, है ना, हाइपोफाइसियल निवाहिका। मेंढक के केस में बेटा आपको यकृत और प्रक निवाहिका परिसंचरण देखने को मिलेगा। निवाहिका परिसंचरण क्या होता है मैंने मेंढक में भी बताया था, रिपीट कर रही हूँ। सामान्यतः हमारे शरीर से कोई भी शरीर के किसी भी अंग में जो रक्त जा रहा है वो हृदय से डायरेक्ट जा रहा है, और अंग से वापस से किसी भी बड़ी महाशिरा द्वारा वो हृदय में आ रहा है। लेकिन निवाहिका तंत्र में किसी भी अंग से रक्त सीधा हृदय में ना जाकर के एक दूसरे अंग में जाता है, और उस दूसरे अंग से वो हृदय में जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं निवाहिका परिसंचरण। यकृत निवाहिका में क्या होता है, जो रक्त है बेटा वो हृदय से कहाँ आता है, आपकी आंत में, आंत से बेटा ये पहुंचता है आपके यकृत में, और यकृत से बेटा ये पहुंचता है आपके हृदय में, ठीक है। तो यहाँ आंत और यकृत के बीच में एक निवाहिका शिरा होती है, ठीक है। इन दोनों अंगों के बीच में वीनस कनेक्शन है, वेन से वेन, ठीक है। यहाँ ऐसा होता है ना, अंग में आर्टरी जाती है, अंग से बाहर वेन निकलती है, लेकिन हृदय से आंत में तो धमनी गई, ठीक है। लेकिन आंत से यकृत में निवाहिका शिरा जाती है, शिरा से शिरा, शिरा शिरा, और यकृत से वापस बेटा जब ये हृदय में जाती है तो शिरा द्वारा जाते हैं। तो निवाहिका तंत्र में किसी भी अंग से डायरेक्ट हृदय में ना जाकर के एक दूसरे अंग के सहारे वो हृदय तक पहुंचता है। हाइपोफाइजियल में बेटा क्या होता है, हृदय से रक्त पहुंचता है आपके हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट बेटा वो आपके हृदय में ना आकर के पीयूष ग्रंथि का सहारा लेता है, और इस पीयूष ग्रंथि से बेटा ये आपके हृदय में वापस आता है। तो यहाँ पर बेटा आपकी हाइपोफाइसियल शिरा पाई जाती है, हाइपोफाइसियल शिरा, ठीक है। यहीं पर एक चीज और आपको पता होना चाहिए, कोरोनरी परिसंचरण क्या होता है। तो कोरोनरी परिसंचरण, कोरोनरी शब्द अगर कहीं पर भी आएगा मतलब बात हो रही है किसकी, हृदय की, ठीक है। इसको हम कोरोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। कोरोनरी सर्कुलेशन में आपके हृदय से एक विशिष्ट धमनी, ठीक है, आपके हृदय से एक विशिष्ट धमनी बेटा हृदय के लिए निकलती है, ये महाधमनी की ही शाखा होती है, ठीक है। और यहीं से ये बी ऑक्सीजनित रक्त को लेकर के आपके वापस से हृदय में आती है, ठीक है। तो इसको हम कोरोनरी परिसंचरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक विशेष महाधमनी की शाखा जो कि कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी धमनी, जो कि हृदय की पेशियों तक ऑक्सीजनित रक्त को लेकर जाएगी, बदले में वहां से बी ऑक्सीजनित रक्त को कोरोनरी जो शिरा है वो हृदय के कहाँ लेकर के आ जाएगी, आपके दाएं आलिंद में, ठीक है। तो इसको हम कोरोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं कि हृदय इतना काम कर रहा है, हृदय को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, हृदय को ऑक्सीजन चाहिए तो हृदय भी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, तो ये बेटा आपका कोरोनरी सर्कुलेशन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला आपका जो टॉपिक है एनसीईआरटी का वो है हृदय क्रिया का नियमन। हृदय क्रिया के नियमन आपको बहुत छोटा सा है, हमने पहले देख किया कि हमारा जो हृदय है वो सेल्फ एक्साइटेबल है, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा हृदय जो है वो मायोजेनिक है। मायोजेनिक मतलब इसकी अपनी पेशी ही अपना खुद से बिना किसी बाहरी उद्दीपन के ये खुद से अपने क्रिया विभव बना सकती हैं, स्व उत्तेजनशील है, मायोजेनिक है, इसकी पेशी जनक हम बोल सकते हैं, इसकी अपनी पेशी खुद से क्रिया विभव बना सकती हैं। लेकिन इमरजेंसी में बेटा जो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, इस मेडुला ऑब्लोंगेटा के में मेडुला ऑब्लोंगेटा में बेटा एक केंद्र होता है
स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। और इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दो शाखाएं होती हैं, एक होती है आपकी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, दूसरी होती है आपकी परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अनुकंपी और परानुकंपी, इनको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक, सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है ना, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इनका भी बेटा वैसे तो हृदय अपना काम खुद कर सकता है, लेकिन मॉनिटरिंग के लिए कोई तो चाहिए। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का एक केंद्र होता है, जिसकी दो भाग होते हैं, स्वायत्त सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये भी बेटा आपके हृदय की क्रिया का नियमन कर सकते हैं। कैसे? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र आपातकालीन अवस्था में आपके हृदय की क्रिया को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है बेटा? ये आपके हृदय स्पंदन दर को बढ़ा देता है, हृदय प्रवाह आयतन को बढ़ा देता है, जिसके चलते आपका हृदय निकास भी बढ़ता है। ठीक है, एक भी बढ़ेगा तो सब बढ़ेगा। वहीं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र बेटा ये सामान्य अवस्था में काम करता है, जैसे अभी आप बैठे हुए हो, सामान्य आपका हृदय स्पंदन दर है, तो ये हृदय स्पंदन दर को कम करता है, प्रवाह आयतन को कम करता है और आपकी कार्डियक आउटपुट को भी कम करता है। इसी के साथ साथ बेटा हमारे अधिवृक्क मध्यांश से, एड्रिनल मेड्यूला से बेटा कुछ हार्मोन आते हैं। अधिवृक्क मध्यांश, यहाँ क्यों लिख रही हूँ मैं, इस साइड लिखेंगे। एक तो हो गया आपका ये मेडुला ऑब्लोंगेटा का स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, दूसरा बेटा हो गया आपका अधिवृक्क मध्यांश से कुछ हार्मोन आते हैं बेटा, जिनको हम आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं, और वो होते हैं आपके एड्रिनलिन, नॉरएड्रेनलिन, एड्रिनलिन, नॉरएड्रेनलिन। ये भी बेटा क्या करते हैं, ये भी आपके हृदय स्पंदन, प्रवाह आयतन और हृदय निकास को बढ़ाने का काम करते हैं इमरजेंसी में। डन? चलिए, तो ये हो गया बेटा हृदय क्रिया का नियमन। एक भी बढ़ेगा तो सब बढ़ेगा, सामान्य अवस्था में नहीं, आपातकालीन में कैसे कैसे आपका अधिवृक्क मध्यांश से आने वाला एड्रेनलिन और आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ये सब आपके हृदय क्रिया को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट पार्ट, परिसंचरण तंत्र से संबंधित विकृतियां। तो सबसे पहला बेटा होता है उच्च रक्तदाब, जिसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, हाई बीपी। तो आपको पता है कि सामान्य बीपी कितना होता है बेटा? सामान्य रक्तदाब होता है आपका 120/80, जिसमें 120 होता है बेटा आपका प्रकुंचन अवस्था में और 80 होता है आपका अनुशीतलन अवस्था में। ठीक है, रक्तदाब होता क्या है बेटा? रक्त वाहिनियों से जब रक्त गुजरता है, तो रक्त वाहिनियों से गुजरते समय रक्त द्वारा रक्त वाहिनी की भित्ति पर लगाए जाने वाले दाब को हम रक्तदाब कहते हैं। ठीक है, रक्त वाहिनी से जब रक्त निकलेगा तो वो रक्त उसकी वाहिनी की भित्ति पर कुछ प्रेशर लगाएगा ना, उसी को बेटा हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो जब हृदय प्रकुंचन अवस्था में होता है, एकदम जोर से रक्त भेजेगा, तो प्रकुंचन के टाइम पर रक्तदाब बढ़ेगा। ठीक है, वहीं बेटा जब हृदय जो निलय होता है वापस से अनुशीतलन अवस्था में आ जाएगा, तो ब्लड धीरे जाएगा, तो अनुशीतलन अवस्था में रक्तदाब भी कम हो जाएगा। ये तो सामान्य रक्तदाब होता है। उच्च रक्तदाब बेटा हम किसको बोलेंगे? हाइपरटेंशन हम किसको बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, हाई बीपी। ठीक है, हाइपरटेंशन हम किसको बोलेंगे बेटा? जब आपका प्रकुंचन वाला, यानी कि इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक बीपी, और अनुशीतलन को हम बोलते हैं डायस्टोलिक बीपी। तो जब आपका सिस्टोलिक 140 और डायस्टोलिक 90 से ज्यादा होगा, 140/90 या इससे ज्यादा होगा, उसको बेटा हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, अब हाइपरटेंशन अगर लंबे समय तक रहता है तो ये आपके शरीर के बहुत ही जरूरी अंग, जैसे कि आपका किडनी हो गया, आपका ब्रेन हो गया, इनको अफेक्ट कर सकता है, इनको विपरीत प्रभावित कर सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका हाइपरटेंशन। दूसरा है बेटा आपका कोरोनरी धमनी रोग, कोरोनरी धमनी रोग, जिसको बेटा हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कैड बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसमें क्या होता है बेटा, जो आपकी कोरोनरी धमनी है, ठीक है, जो आपकी कोरोनरी धमनी है, इस कोरोनरी धमनी में, कोरोनरी धमनी कौन सी धमनी है बेटा? जो
ऑक्सीजनित रक्त को हृदय की पेशियों तक लेकर जाएगी। कोरोनरी का मतलब ही हृदय होता है ना। तो इस कोरोनरी धमनी में यदि आपका फैट या कोलेस्ट्रॉल, क्या बोलेंगे इसको यार, वसा, ठीक है, तंतु, यहाँ पर आपका कैल्शियम आदि अगर जमा होते हैं, जिसके चलते बेटा क्या होगा, इस धमनी की जो अवकाशिका है वो और सक्रिय हो जाएगी। ठीक है, अवकाशिका कम हो जाएगी, जिसके चलते जितनी मात्रा में रक्त हृदय की पेशियों तक जाना चाहिए था उतना नहीं जा पाता है। इसको बेटा हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जो लोग बहुत ज़्यादा ऑयली खाते हैं, जिनके मेटाबॉलिज्म बहुत कम है, पड़े रहते हैं तेल खा खा करके, उनको बेटा अक्सर हार्ट संबंधी रोग होते हैं, क्योंकि उनकी हृदय की पेशियों तक जो रक्त सप्लाई करने वाली जो हृदय धमनी होती है, कोरोनरी धमनी, उसी के अंदर बेटा ये सारा का सारा जाके कोलेस्ट्रॉल, फैट और आपका कैल्शियम आयन तंतु ये सब जमा हो जाते हैं, जिससे इसकी अवकाशिका और कम हो जाती है। तो यहाँ से हृदय बहुत कम मात्रा में ही निकल पाता है। तो हृदय की पेशियों को जितना रक्त मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाता, या जितना रक्त नहीं मिलेगा मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से बेटा क्या होता है, कोरोनरी धमनी की वजह से क्या होगा बेटा, कोरोनरी धमनी रोग की वजह से क्या होता है बेटा, एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, हृदय शूल जिसको हम बोलते हैं, हृदय शूल, एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें क्या होता है बेटा, जब हृदय को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो हल्का सा वहां पर दर्द उठता है। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है, आप बोल सकते हैं कोरोनरी धमनी की वजह से आपको हृदय शूल होता है। और हृदय शूल ही जब ये दर्द उठता है धीरे धीरे, तो बेटा हृदय को पर्याप्त मात्रा में जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सीधी बात है, तो हृदय जितना काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं हृदय घात, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, समझे या नहीं। ठीक है, अब यहीं पर बेटा एक चीज आपको और बता दूं, हृदय पात, देखो तीन तीन चीजें हैं, रुको, हृदय पात एनसीईआरटी ने 2 ही बताई है हिंदी में। हृदय पात को हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। कई बार हम इस हार्ट फेलियर को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोल देते हैं। ठीक है, HF या CHF, यहाँ पे CHF का मतलब है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्यों बोलते हैं, देखो फेलियर क्या होता है मैंने आपको बताया है, जब हम किसी की उम्मीद को पूरा नहीं कर पाते तो वो हमारा फेलियर होता है। हृदय का काम है बेटा आपके शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजनित रक्त को पहुंचाना। यदि किसी कारणवश आपका हृदय सभी अंगों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजनित रक्त नहीं पहुंचा पाता तो वो हृदयपात है, हृदय का फेलियर है। लेकिन हृदयपात का कारण क्या हो सकता है कि हृदय को ऑक्सीजन कहां से मिल रही है, फेफड़ों से। तो यदि फेफड़ों में ही कोई दिक्कत हो जाएगी, फेफड़ों में किसी प्रकार का कंजेशन हो जाएगा, तो फेफड़े ही उतनी ऑक्सीजन रक्त को नहीं दे पाएंगे। तो कम ऑक्सीजन वाला रक्त जब हृदय तक आएगा तो हृदय भी कम ऑक्सीजन वाला ही रक्त आपके अंगों तक पहुंचा पाएगा। इसीलिए बेटा हार्ट का फेलियर तो है कि वो अंगों को ऑक्सीजनित रक्त उतनी मात्रा में नहीं पहुंचा पा रहा, पर्याप्त मात्रा में जितना चाहिए, लेकिन उसका कारण फेफड़े है ना, क्योंकि फेफड़े उतनी मात्रा में ऑक्सीजन हार्ट को नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए हम हार्ट फेलियर को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं, क्योंकि ये लंग्स के कंजेशन के कारण हो रहा है। ठीक है, अब हार्ट अटैक क्या होता है और हार्ट कार्डियक अरेस्ट देख लो, आपकी एनसीईआरटी ने सीधा बोला है हृदय घात, जिसको हम बोलेंगे कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है बेटा हृदय की क्रिया का बंद होना। हृदय की क्रिया क्या है, धड़कन है ना, हृदय अगर धड़कना बंद ही कर देगा तो हार्ट मतलब कार्डियक अरेस्ट। अरेस्ट हो गया ना, कोई चोर है जो चोरी कर रहा था आए दिन, उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, वो चोरी करना बंद कर देगा। तो हार्ट अरेस्ट हो गया मतलब कार्डियक अरेस्ट हो गया, मतलब हृदय का जो काम था वो खत्म। ठीक है, तो ये था बेटा आपका पूरा चैप्टर। मैंने कोशिश की है कि हर एक पॉइंट कवर कर लूँ। अब होमवर्क में आपको बस इसके बाद एनसीईआरटी पढ़नी है, देखने के लिए कि कुछ छूटा तो नहीं। और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद बेटा आपको PYQs लगाने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, DPP सारी सॉल्व कर लीजिए अगर मिल रही हैं तो। इसके अलावा बेटा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए जितना कर सकते हैं, आपके पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल से करिए, MTG है, MTG से करिए, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बशर्ते वो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का माइंड मैप। कोशिश की है मैंने पूरे चैप्टर को समराइज करने की। ठीक है।
आता होता तो आई एम श्योर आप लोगों ने 2x स्पीड में देखा होगा। जिसको जिस कंसेप्ट में डाउट होगा वहीं रुक गए होंगे, धीरे कर ली होगी स्पीड। बाकी बढ़िया है, अपना बढ़िया ध्यान रखना। मिलेंगे नेक्स्ट माइंड मैप में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।